मनोविकार, व्यसनमुक्ती, लैंगिक समस्या यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून खात्रीशीर उपचार. माइंड केअर हॉस्पिटल फॉर मेंटल अँड सेक्शुअल हेल्थ. रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, लांजा, राजापूर आणि नवी मुंबई इथे सेवा उपलब्ध. संपर्क 830 878 4422. आज का हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जला दे, यानी कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन इन साइकेट्री. माइंड केयर मैराथन का ये 22वां सेशन है जिसमें हम आज बात करेंगे जो साइकेट्री में कॉमन मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे. उसके लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर नकुल वंजारी जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है. उनसे हम उनके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा. उससे पहले कि कुछ लोग अभी भी ज्वाइन करेंगे, तब तक मैं आपको जो आज के सेशन में नए हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा माइंड केयर मैराथन के बारे में बताना चाहूंगा. ये जो माइंड केयर मैराथन, ये जो पहल है, ये जो प्रोग्राम है, ये हमने मानसिक बीमारियों के बारे में, मानसिक आरोग्य के बारे में जन जागृति के लिए ये चालू किया हुआ है. इसमें ये जो है आम लोगों के लिए है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, काउंसलर्स के लिए है, नर्सेस के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, एनजीओ वर्कर्स के लिए है, या ये समझे कि उन सभी लोगों के लिए है जो जानते हैं कि मानसिक आरोग्य जिंदगी का या फिर हमारे एक आरोग्य का एक महत्वपूर्ण भाग है और उसके तरफ ध्यान देना जरूरी है. उन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एंट्री बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस आपको देने नहीं है. हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट्स हो या फिर नर्सेस हो, साइकोलॉजिस्ट हो, अगर उनको सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस चाहिए होगा तो कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस आपको मिल जाएगा. उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा. और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने क्विज कंपटीशन भी इसमें हम लेते हैं. उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. माइंड केयर मैराथन में 42 सेशन होंगे, उसमें से आज ये 22वां सेशन है. उसमें 42 मंगलवार हम ये प्रोग्राम करेंगे जिसमें कि भारत के जो टॉप साइकेट्रिस्ट है, जो अच्छे अच्छे गिने चुने साइकेट्रिस्ट है, उन लोगों से हम बात करेंगे. और हर बार एक नए टॉपिक के साथ हम उसको पेश करेंगे. एक नया टॉपिक लेके हम एक साइकेट्रिस्ट से बात करेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे. अगर हमारे मन में कुछ उस बारे में डाउट होगा तो वो उनसे पूछने का कोशिश करेंगे. वो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आज पहली बार यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं और उनको डायरेक्ट मैसेज नहीं मिला है मेरी तरफ से या फिर माइंड केयर हॉस्पिटल की तरफ से मैसेज आपको नहीं मिला है, किसी और से मिला है और वो मैसेज को लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कृपया 9503421124 ये नंबर सेव कीजिए और व्हाट्सएप पे आप माइंड केयर मैराथन / आपका नाम ये मैसेज भेज दीजिए. ये नंबर आपके मैसेज में सेव होना जरूरी है. इसी के साथ में अभी माइंड केयर मैराथन का कम्युनिटी भी हमने क्रिएट किया है व्हाट्सएप पे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उससे आप जुड़िए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि व्हाट्सएप पे जो हम इंडिविजुअल मैसेज भेजते हैं वो बहुत बार आपको मिल नहीं पाता है. हमारे लिस्ट में ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्टेक्ट्स है और वो हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट के हिसाब से वो भेजते हैं. तो बहुत बार नेटवर्क की इशू से एट अ टाइम हम 1,000-2,000 लोगों को मैसेज सेंड करते हैं, तो वो मैसेज जाने में दिक्कत होती है. बहुत बार आपको ये प्रोग्राम की लिंक नहीं मिलती है. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कृपया जो लोग पुराने हैं उनको आपको मैसेज आया होगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए, माइंड केयर मैराथन कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए, तो आप उससे कृपया ज्वाइन कीजिए. आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक हमने चैट बॉक्स में दी हुई है, वहां पे भी आपको ये डायरेक्टली मैसेज आपको आ जाएगा. उसके साथ में बहुत बार हम समझ सकते हैं कि आप किसी वजह से आप ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं. ये प्राइम टाइम है, खाने का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अच्छी बात है. नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोस बाद में देख सकते हैं जब हम अपलोड करते हैं. उसी के साथ में फेसबुक पे आप ज्वाइन कीजिए. फेसबुक पे भी आपको इस प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी और वीडियोस की भी लिंक आपको वहां पे मिलती जाएगी. अभी जो क्विज कंपटीशन में इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग हैं जो क्विज कंपटीशन में इंटरेस्टेड होंगे. पुराने लोगों को मालूम है कि क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है और उसमें क्या होता है. जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा. इसमें हम 2 प्रश्न पूछेंगे. वो जो 2 प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है जो मैं सर से क्वेश्चंस पूछूंगा और सर उसके जवाब देंगे, वो जो हमारा पहला पार्ट है उसके एंड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा.
और दूसरा जो क्वेश्चन है वो जो ऑडियंस राउंड होगा उसके बाद में वो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस दो क्वेश्चन के जो भी फास्टेस्ट आंसर देंगे, दोनों भी आंसर देंगे, उनमें से 3 विजेता हम चुनेंगे। ये याद रखें कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज देना जरूरी है। 9503421124 ये नंबर अभी ही आप सेव कर लीजिए, ताकि आपको रिप्लाई भेजने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो या लेट ना हो। तो उस नंबर पे ही आपको ये मैसेज भेजना है। कृपया जवाब चैट बॉक्स में ना दे। अगर आप चैट बॉक्स में जवाब देते हैं तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप कंपटीशन में उसी टाइम उस कंपटीशन से आउट हो सकते हैं। जो भी 3 विनर है, उन 3 विनर को हम माइंड केयर के जो भी प्रोडक्ट्स है उसके लिए हम 25% डिस्काउंट देते हैं। लाइक कंसल्टेशन हो, कोर्सेस हो, वर्कशॉप हो, उसमें आपको ये मतलब 25% ऑफ दिया जाएगा। प्लस आपको माइंड केयर मैराथन का एक अच्छा सा टी शर्ट आपको कुरियर किया जाएगा, आपके एड्रेस पे आपको भेज दिया जाएगा। जिन्हें सर्टिफिकेट चाहिए, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हो, नर्सेस हो, साइकोलॉजिस्ट हो या फिर कोई और एनजीओ जिनको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि 8308784422 ये हमारा माइंड केयर हॉस्पिटल का नंबर है। उस पे आपको आपका नाम /सर्टिफिकेट ऐसे मैसेज भेजना है। जो ये मैसेज भेजेंगे उनका ही सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा, और जो ई सर्टिफिकेट्स है या डिजिटल सर्टिफिकेट्स है वो फेसबुक लिंक पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, चैट बॉक्स में है, बहुत सारे लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। जो नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया फेसबुक से जुड़िए, और कल या परसों तक आपको ये सर्टिफिकेट आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये जो 3 फोटोज देख रहे हैं, ये हमारे पिछले बार के विनर है। 8 नवंबर को जो इस पे ओल्ड एज पे हमने प्रोग्राम लिया था, उसके बारे में उसमें जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे, क्विज कंपटीशन किया था, उसमें के ये 3 विनर है। सबसे पहले विनर है मिस्टर सुनील नागरे, जो कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है सिंदखेड़ राजा में। जो हमारे दूसरे विनर है वो है मिसेस सुधा गड्यानवर, डॉक्टर सुधा गड्यानवर, जो कि BHMS डॉक्टर है, काउंसलर है, जो गढ़हिंग्लस कोल्हापुर में प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे तीसरे जो विनर है वो है मिताली पाटिल, जो कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट है। उन्होंने साइकोलॉजी किया हुआ है और जो कि सांगली से है। मैं यहाँ पे तीनों विनर्स को फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। होप कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिला होगा, और जो हमारा गिफ्ट है माइंड केयर मैराथन का टी शर्ट है आप तक पहुंचा होगा। इसी के साथ में मैं आज के टॉपिक के यहाँ पे मैं लेके जाना चाहूंगा। टॉपिक के बारे में आपको बताया है, मैं आज के स्पीकर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर नकुल वंजारी, आई वेलकम डॉक्टर वंजारी, नकुल वंजारी सर। वेलकम सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये जो आपने माइंड केयर मैराथन प्रोजेक्ट चालू किया है, ये आज के लिए नहीं, ये पूरे अगले सालों तक, अगले जनरेशन तक याद किया जाएगा। खास करके हम लोग इसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, और ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए यहाँ पे आज एज ए स्पीकर आना एक बहुत प्रिविलेज है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी यहाँ पे उपस्थित है वो सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। डॉक्टर नकुल वंजारी, इन्होंने MD साइकेट्री किया है, और वो भी जो महाराष्ट्र का, मैं महाराष्ट्र का नहीं बोलूंगा, इंडिया का एक प्राइम इंस्टीट्यूट है KEM हॉस्पिटल, वहां से उन्होंने साइकेट्री किया हुआ है। अभी फिलहाल उन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किए हुए हैं, एज अ स्पीकर वो रह चुके हैं, और बहुत एक्टिवली वो साइकेट्री में नासिक में काम कर रहे हैं। उनका खुद का जो क्लिनिक है वो मन संजीवनी क्लिनिक अशोक स्तंभ नासिक यहाँ पे है। इसी के साथ में उनका एक इंडोर हॉस्पिटल भी है, जो 3-4 लोगों ने मिलकर चालू किया हुआ है, जो कि नागपुर में, नासिक में ही है, और डिंडोरी रोड नासिक यहाँ पे है। उसी के साथ मैं सर को इनवाइट करता हूँ। सर, मैं आपको थोड़ा सा शुरू में बताना चाहूंगा, इसमें हम 2 पार्ट में प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। पहला जो पार्ट है उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। ये 30 to 45 मिनट चलेगा।
और सेकेंड पार्ट जो है वो भी 30 to 45 मिनट चलेगा, जो कि ऑडियंस क्वेश्चन होगा, ऑडियंस राउंड होगा, जिसमें अगर हमारी बात होने के बाद में हो सकता है हमारा प्रोग्राम 45 मिनट चले, 1 आवर चले, उसके बाद में भी अगर क्वेश्चन ऑडियंस को लगता है कि उनके मन में कुछ डाउट है तो वो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, ये प्रोग्राम मेनली हिंदी में है ताकि हम भारत की सभी कोनों में पहुंचना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी समझते हैं, तो सभी लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है, तो इसमें हम हिंदी में कंडक्ट कर रहे हैं। मैं और स्पीकर दोनों भी ज्यादातर बात या मैक्सिमम बात हम हिंदी में ही करेंगे। हो सकता है कि अगर आपको कुछ बात समझ में ना आए या फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो और आपको हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो आप कृपया हिंदी में पूछ सकते हैं या मराठी में पूछ सकते हैं या फिर इंग्लिश में पूछ सकते हैं। ये 3 लैंग्वेज आप क्वेश्चन पूछने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम चालू। इससे पहले कि एक ये प्रोग्राम चालू करें या हम बात करें, एक स्टोरी मैं आपको आज बताना चाहूंगा जो कि रियल स्टोरी है, मेरे पेशेंट की स्टोरी है। हालांकि मैं पेशेंट का नाम नहीं लूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा, लेकिन एक 3 साल पहले मेरे पास में एक पेशेंट आया था। वो 1.5-2 साल बाद जब उनको तकलीफ हुई थी, तकलीफ होने के बाद 1.5-2 साल के बाद वो पेशेंट फाइनली हमारे पास पहुंचा था और ट्रीटमेंट लेने के बस मामूली मतलब एक 2 हफ्ते के बाद उनको रिजल्ट आना चालू हो गया था और वो अच्छा हो गया था। जब वो पेशेंट बाहर गया, 1.5 साल क्यों लगा आपको मालूम ही होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में या फिर बाहर भी जो स्टिग्मा है मानसिक बीमारी के बारे में, जो ज्यादातर नेगेटिव बातें हैं, सोचा जाता है या फिर गलतफहमी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसी की वजह से उनको 1.5 साल लगा। और उसके बाद में भी अच्छा होने के बाद जब वो कम्युनिटी में गए या फिर जब वो घर पे गए ट्रीटमेंट ले रहे, तो बहुत बार उनको साइकेट्री के बारे में, बीमारी के बारे में या फिर बीमारी की दवा के बारे में नेगेटिव बोला गया, नेगेटिव बताया गया कि ये दवाई नींद की दवाई होती है, उसके ऊपर उसकी वजह से दिमाग खराब होता है, किडनी खराब होता है या फिर वो हमेशा लेना पड़ता है। ये बहुत सारी जो गलतफहमियां थी, उसकी वजह से अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद भी, पेशेंट अच्छा होने के बाद भी खुद से पेशेंट ने और उनके रिलेटिव ने ये दवाई बंद कर दी और वो उनको एक फेथ हीलर के पास में भी लेके गए, जहां पे उनको डाउट था कि ये बाहर का कुछ साया है, और उन्होंने फेथ हीलर ने तो क्लियरली बोल दिए कि ये ठीक बाहर का साया है, ये ठीक हो जाएगा, आप दवाई बंद कर दो, मैं उसको अच्छा कर दूंगा। अच्छा हुआ पेशेंट फिर 2 हफ्ते के बाद में, दवाई बंद करने के बाद में 2 हफ्ते के बाद में ही फिर से उसको वो स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक आया, और इस बार इस तरह से आया कि उसने 4 व्हीलर थी वो फोड़ दी और एक घर वाले पे भी उसने अटैक किया। तो मैं फिर वो इतना हुआ कि उसको एडमिट करना पड़ा, एडमिट करके उसको इलाज करना पड़ा और शुरू में उसको कंट्रोल करने के लिए शॉक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ी। तो ये जो दौर है इसमें जो गलतफहमियां थी उसकी वजह से जो पेशेंट को सफर करना पड़ा, रिलेटिव को सफर करना पड़ा, और उसकी वजह से उसको शॉक ट्रीटमेंट तक जाने की जरूरत पड़ी। तो शॉक ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो ये जो सारा होता है, इसका सबसे ज्यादा जो झेलना पड़ता है वो पेशेंट को झेलना पड़ता है, उसको घर वालों को झेलना पड़ता है। और जो बोलते हैं कि हमको सलाह देते हैं, ये गलतफहमियां फैलाते हैं, उनको ज्यादातर तकलीफ नहीं होती है। तो इसीलिए ये पेशेंट और रिलेटिव या जो जो सफर होता है, उनको ये समझाने के लिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम रखा है दिमाग की बत्ती जला दे। क्योंकि दिमाग की बत्ती जलाना जरूरी है। लोगों का मत सुनो, लोग बोलेंगे वो वहां पे भूल जाएंगे, आप अपनी अकल लगाओ और अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर ये बातें आपको पता चलेगी तो आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना गलत है, आपको ये पता चल जाएगा। तो इसी के साथ में मैं सबसे पहले तो एक अहम क्वेश्चन हमारे मन में आता है या फिर लोगों के मन में आता है कि मानसिक बीमारी ऐसी चीज कुछ होती है क्या? लोगों के बारे में लोगों को लगता है कि ये बाहर का साया है, ये शैतान की कुछ तो दिक्कत है, या फिर ऐसे बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो लोगों को लगता है कि ये मानसिक बीमारी सच में कुछ होती है क्या, या फिर ऐसी कुछ चीज होती है कि जो मानसिक बीमारी, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट
ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में एज अ डॉक्टर फेस करते हैं कि मानसिक आरोग्य ऐसे नाम की कोई चीज है क्या, और अगर वो है तो उसका कुछ बीमारी भी रहता है क्या, ये बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेने हैं, तो मैं जो भी टू द पॉइंट है वो बोलने की कोशिश करूंगा। मानसिक आरोग्य शारीरिक आरोग्य के जैसा ही एक आरोग्य है। मानसिक आरोग्य हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है। जैसे अपने दिमाग से अलग अलग कार्य किए जाते हैं, वैसे ही मन का कार्य भी ब्रेन से होता है, अपने दिमाग से होता है। तो ये तीन हिस्सों में बांटा जाता है मेनली। एक रहता है हमारे भावनाएं, जिसको हम इमोशन बोलते हैं। दूसरा रहता है हमारे विचार, जिसको हम थॉट्स बोलते हैं। और तीसरा रहता है हमारा बिहेवियर, जिसको हम बर्ताव बोलते हैं। तो मानसिक आरोग्य के लिए ये तीन चीजें जरूरी रहती है, जो हमारे ब्रेन का फंक्शन रहता है। और इसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है ब्रेन के फंक्शन में, दिमाग में, तो उसकी वजह से जो बीमारियां होती है, तकलीफें होती है, उसको हम मानसिक बीमारियां बोलते हैं। बोलने को ये मानसिक है, लेकिन ये दिमाग का एक कार्य है। और ये कार्य जब गड़बड़ कर देता है, दिमाग ये संतुलन नहीं रख पाता है, तभी ये सब बीमारियां मानसिक बीमारी के नाम से हम पुकारते हैं, जिनको ये होती है। तो ये तीन जो चीजें रहती है हमारे दिमाग की, ये तीनों अच्छे से होना जरूरी है। और इसका जो फंक्शन रहता है ब्रेन, दिमाग, एक केमिकल के द्वारा और दिमाग के कनेक्शंस, अलग अलग जो छोटे छोटे न्यूरॉन के कनेक्शंस रहते हैं, उसके द्वारा करता है। और ये केमिकल और ये न्यूरॉन में अगर कुछ गड़बड़ होती है, तो हमें मानसिक बीमारी होती है। तो यस, इसको साइंस है, और ये शारीरिक बीमारी की तरह ही एक बीमारी है। धन्यवाद सर। और इसके साथ में और थोड़ा सा उसको एडिशनल पूछूंगा कि बहुत बार बच्चों को जो स्पेसिफिकली ये हो जाता है, बहुत बार बच्चे होते हैं 5-6 साल के होते हैं, 8-10 साल के होते हैं, उनमें भी कुछ मानसिक बीमारियां दिखी जाती है, या फिर हम मानते हैं, हम बोलते हैं कि उनमें मानसिक बीमारी होती है, तो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि आप बच्चों में भी मानसिक बीमारी हो सकती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते डेफिनेटली, अगर हम बीमारी बोलते हैं, कोई भी बीमारी रहे, शारीरिक रहे, मानसिक रहे, तो वो किसी भी इंसान को हो सकती है। तो वो छोटा बच्चा रहे, या बुजुर्ग रहे, या हमारे जैसा नौजवान रहे, ये स्त्रियों में और पुरुषों में दोनों में भी होती है। वैसे ही ये छोटे बच्चों में भी होती है। हालांकि आमतौर पर ये साइंस में देखा गया है, मेडिकल साइंस का ऑब्जर्वेशन है कि मानसिक बीमारी के 50% लोगों में जो लक्षण रहते हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं, मतलब बच्चों में आते हैं, दिखते हैं। काफी बार इसके बारे में पता नहीं होने की वजह से अपने जो माताश्री पिताश्री या घर वाले रहते हैं, ये इसको अनदेखा करते हैं। काफी बार उनको एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इसलिए वो अनदेखा करते हैं। या तो उनको नॉलेज नहीं रहता है, या पता भी रहता है, तो लोग क्या बोलेंगे ये सोच के वो दिखाना या बच्चों का कंसल्टेशन करना जरूरी नहीं समझते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चों में, जो हम बच्चे बोलते हैं जन्म के बाद 12, 13, 14, 15 साल तक, ये सारे बच्चों में 50% मानसिक बीमारी के लक्षण पहले बच्चों में स्टार्ट होते हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना जरूरी है। अलग अलग तरह की बीमारियां बच्चों में रहती है। जब आपको कोई दिक्कत रहे, ऐसा कुछ तीन चीजों में तकलीफ लगे, बच्चों के बर्ताव में, उनके विचार में, उनकी भावनाओं में, तो अवश्य आप कंसल्ट करना जरूरी है। हैं? तो हमने मान भी लिया कि मानसिक बीमारी होती है, या मानसिक बीमारी जैसी कुछ चीज होती भी है, तो क्या मैंने जैसे बोला कि ये भगवान का कुछ कर्स होता है, खुदा का कुछ कर्स होता है, या फिर शैतानी साया होता है, या फिर एग्जैक्टली क्या वजह है जिसकी वजह से ये बीमारियां होती, क्या वो सही है, या फिर इसके लिए कुछ साइंस भी है, या जिसकी वजह से ये बीमारियां? जैसे कि हमने अभी देखा कि मानसिक आरोग्य एक साइंटिफिक चीज है, और इसकी बीमारी भी साइंटिफिक चीज है। तो इसमें बाहर का कुछ होने का सवाल ही नहीं आता। हमारा जो भारतवर्ष है, ये थोड़ा सा अंधश्रद्धा में कुछ जगह पे ज्यादा फोकस है। लोगों में इसका ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा एजुकेशन का लेवल काफी हद तक इतने सालों तक कम था, जो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी वजह से
अंधश्रद्धा पे लोगों का भरोसा ज्यादा है, उनको लगता है कि ऐसा कोई बर्ताव अलग से करता है, अलग से सोचता है, तो शायद इसको दरगाह में, बाबा के पास, मंदिर में या कहाँ पे लेके जाएंगे झाड़ फूक करने के लिए तो ये ठीक हो जाएगा। हालांकि ये बीमारियां आपके दिमाग में, मैंने जैसा शुरू में कहा, केमिकल लोचा होने की वजह से होती है। केमिकल लोचा मतलब मैं सिंपल चीज बोलता हूँ कि आपके शरीर में जैसा खून रहता है, खून में जैसे कोलेस्ट्रॉल रहता है, चर्बी रहती है, प्लेटलेट रहते हैं, सफेद पेशी रहती है, वैसा ही अपने दिमाग में काफी सारे केमिकल्स रहते हैं। ये केमिकल्स हमारे दिमाग का काम अच्छा चलने के लिए जरूरी रहते हैं। जब ये केमिकल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तब हमारे दिमाग का काम सही से नहीं होता। ये केमिकल्स बहुत सारे तरह के रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर डोपामिन रहेगा, सेरोटोनिन रहेगा, एसिटिल कोलिन रहेगा, गाबा रहेगा। ऐसे हर तरह के अलग अलग तरह के केमिकल्स रहते हैं जो हमारा सोच, विचार, भावना और हमारा बर्ताव अच्छा रखने में मदद करते हैं। इसमें जब भी स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे, मतलब कुछ घर में पहले से कुछ जीन्स रहेंगे घर वालों में या उनके जनरेशन में, या कुछ बाहर का कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि हम बोलते ज्यादा तनाव बढ़ गया, ज्यादा तकलीफें बढ़ गई, जिंदगी में बहुत निगेटिव एनवायरनमेंट आ गया, ड्रग्स हो गए, इसकी वजह से अगर ये केमिकल्स में ऊपर नीचे अगर बदलाव होता है तो हमें बीमारी दिखती है। तो ये साइंटिफिक है, इसलिए हमें समझना जरूरी है कि ये बाबा बुआ से ठीक नहीं होने वाला या कुछ अंधश्रद्धा का पार्ट नहीं है। इसको दिखाना डॉक्टर को या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाना जरूरी है। तो ये सब हमने समझ में लिया कि मानसिक बीमारियां साइंटिफिक है, उसके वजह से ये होता है। तो क्या ऐसी क्या कुछ चीज है कि ये सिर्फ कमजोर लोगों में होती है, जो मन से कमजोर होते हैं सिर्फ उनको ही यह बीमारी हो सकती है? या फिर दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मैं हंसता खेलता हूँ, अच्छे से हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो क्या मुझे भी ये बीमारी हो सकती है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर हमारे पास जब पेशेंट या उनके रिश्तेदार आते हैं, या हमारे भी कोई रिश्तेदार रहेंगे, डॉक्टर लोगों के कोई फ्रेंड्स रहेंगे, तो हमेशा पूछते हैं हमें कि अरे हम लोग तो अच्छे खासे घर से है, हमारे घर में अच्छा वातावरण है, हमारे घर में काफी सारे पैसे की कमी नहीं है, सब घर वाले हैं साथ में, तो हमें ऐसा कैसा कुछ तकलीफ हो सकता है। तो इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि हम तो रोज एक्सरसाइज करते हैं, हम तो रोज अच्छे से सोते हैं, हम तो अच्छे से रोज काम करते हैं, अच्छा डाइट करते हैं, तो हमें कैसा ये बीमारी हो सकता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे कि कोई भी शारीरिक बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है। आपने अभी देखा रहेगा कोरोना में कि कितने सारे लोगों को, कोई अमीर रहे, कोई गरीब रहे, कोई अच्छा हेल्थ वाला रहे, कोई बुरा हेल्थ वाला रहे, कोई बॉडी बिल्डर रहे, कोई अ, मोटा सा इंसान रहे, कोई भी रहे, पुरुष रहे, स्त्री रहे, सबको ये बीमारी कोरोना की हो सकती, हो गई। और वैसे ही कोई भी मानसिक बीमारी, आप कैसे भी घर से हो, कैसे भी वातावरण से हो, आपको ये हो सकती है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आपका वातावरण अच्छा है तो बीमारी होने का चांस कम हो सकता है, जरूर। ये इम्पोर्टेंट है कि ये हम, हमारा वातावरण, हमारा रोज का रूटीन, हमारा जीवन शैली, हमारा तान तनाव कम रखे। इससे मानसिक बीमारी होने का चांस कम हो सकता है, लेकिन 100% कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस ही ऐसा बोलता है कि आप प्रिवेंशन के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन कोई भी बीमारी को आप 100% नहीं होगा ये बोलना बहुत मुश्किल रहता है। कमजोर लोगों के बारे में आपने जो बोला कि कमजोर लोगों को ये बीमारी होती है क्या, कमजोर लोगों को बीमारी होने का चांस भी रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनको ही ये बीमारी होती है। हम कमजोर किसको बोलते हैं? जो लोग थोड़ा सा इमोशनली पहले से थोड़ा सा दबाव में रहते हैं, जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं, जल्दी से उनकी इमोशन चेंज हो जाती है। जो लोग काफी ज्यादा पहले से अकेले रहना पसंद करते हैं, घुल मिल के नहीं रहते, जो लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये लोगों को शायद बीमारी होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग अच्छे हैं, जो खाते पीते हैं, हंसते खेलते हैं, उनको नहीं हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए, सबको बीमारी बाकी बीमारियों के जैसा ये हो सकता है।
बहुत बार जब जनरल प्रैक्टिशनर्स हमें मिलते हैं, डॉक्टर्स हमें मिलते हैं या फिर दूसरे स्पेशलिस्ट हमें मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि हम लोगों को बताते हैं कि आपको मानसिक बीमारी लग रही है, ये शारीरिक नहीं है, मानसिक लग रहा है, आप दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए या फिर साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। तो बहुत बार उनके मन में ये ख्याल आता है कि मैं क्या पागल हूँ। तो अगर साइकेट्रिस्ट, बरोबर उशिरा गेलो मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप खुद को म्यूट रखें। सभी से रिक्वेस्ट है ताकि डिस्टरबेंसेस ना हो। तो अगर ये कुछ ऐसे है क्या कि सिर्फ मतलब वायलेंट पेशेंट हो या फिर अगर मुझे साइकेट्रिस्ट जांच कर रहे हैं, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेज रहे तो मैं पागल हो गया हूँ, या फिर बहुत बार वाइस वर्सा देखते हैं कि बहुत बार ऐसे समझा जाता है कि सिर्फ वायलेंट लोग या फिर जो मारामारी करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, दूसरों को तकलीफ करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, सिर्फ उनको ही ये मानसिक बीमारी होती है, बाकी लोगों को मानसिक बीमारी नहीं होती। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जरूर। ये काफी बड़ा गलतफहमी है हमारे समाज में कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने बोला कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाना जरूरी है, तो काफी सारे लोगों को लगता है कि मैं क्या पागल हूँ क्या, मैं ऐसा कैसा डॉक्टर के पास जाऊँ जो पागलों का डॉक्टर है। हमें ये याद रखना है कि साइकेट्रिस्ट मतलब सिर्फ पागलों का डॉक्टर नहीं रहता है। मानसोपचार तज्ञ मतलब काफी सारे हमारे मानसिक तकलीफें रहती है, जो जिसमें से पागलपन ये एक तकलीफ है। इसके अलावा काफी सारी तकलीफें रहती है जो मानस रोग के अंडर आती है, मानसिक बीमारियों के अंडर आती है। तो काफी बार हम ये गलतफहमी में रहते हैं कि हमें अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाना है तो हम पागल ही होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही है, किसी को टेंशन की वजह से मन में विचार आ रहे हैं, किसी को एग्जाम में फेल होने की वजह से निगेटिव लग रहा है, मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, किसी को ज्यादा टेंशन की वजह से धड़कन तेज हो रही है, गला सूख रहा है, किसी को अगर कुछ नशे की आदत लग रही है, किसी को अगर स्कूल में पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, किसी को अगर प्रेगनेंसी स्ट्रेस की वजह से बार बार नहीं रह रही है, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए आप साइकेट्रिस्ट के मानस उपचार तज्ञ की मदद ले सकते हो। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पागल ही रहने चाहिए तभी आप हमारे पास या मानस रोग तज्ञ के पास आओ। आपका थोड़ा सा भी अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जो आप अगर हैंडल नहीं कर सकते हो खुद से, तो उसके लिए आप डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर वायलेंट पेशेंट सिर्फ डॉक्टर के पास जाने चाहिए क्या? नहीं। वो वायलेंट होने से पहले आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो शायद उसको हम जल्दी ठीक कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि बाकी भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें से वायलेंट होना ये एक बीमारी का पार्ट है। अगर उससे पहले आप दिखाते हो तो जरूर वो पेशेंट को, वो रिश्तेदारों को जल्द से जल्द मदद मिलेगी और वो जल्द से जल्द ठीक हो पाएंगे। हम बोलते हैं कि यूजुअली पेशेंट को समझाते हैं, रिश्तेदारों को समझाते तो 10% भाग है जो सिर्फ पागलपन का है, 90% ये जो है ये बाकी मानसिक बीमारियां है जिसमें पेशेंट पागल नहीं होता है। मतलब हर पागलपन मानसिक बीमारी होती है, लेकिन हर मानसिक बीमारी पागलपन नहीं होता है। तो इसी बहुत के सही साथ में, फरमाया। तो उसी के साथ में मैं एक अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हम गांव में देखते हैं या फिर बहुत जगहों पे ऐसे देखते हैं कि पोजेशन मतलब मराठी में जिसको अंगात येणे ऐसे बोलते हैं, तो वो जो है, तो वो क्या मानसिक बीमारी होती है? मतलब मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे 5-6 लोग हम जरूर देखते हैं या बहुत बार देखते हैं, तो ये क्वेश्चन सबके मन में होगा। जरूर। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तभी ऐसा हमारे गांव में भी जो लोगों के ऐसा शरीर में ऐसा बर्ताव दिखता था कि वो आंग में आते हैं, जो बोलते हैं हम लोग कि वो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और वो कुछ अलग तरीके से बात करते हैं और सब लोग उनके आजू बाजू जमा होते हैं और सब लोगों को ये लगता था कि अरे इस याचा अंगात देव आला, इसके शरीर में भगवान आया है और इसको हम जो भी पूछेंगे इसका ये सही सही जवाब देगा और हमारी सब तकलीफें दूर होने के लिए जो जो चाहिए वो इसको पता रहेगा। तो ये काफी बड़ा गलतफहमी गांव की तरफ या हमारे सारे शहरों में भी इवन है
कि जिसको ऐसा आंग में आता है उनको लगता है कि ये भगवान का एक रूप है और इसको हम लोग ने पूजना चाहिए और इसको हमें पूछना चाहिए कि हमें ये तकलीफ है, इसके लिए हम क्या करें। तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जिसको ये होता है, जिसके आंग में ये भगवान आता है, वो खुद एक मानसिक तकलीफ में रहता है। क्योंकि ये हमारे साइंस के हिसाब से इसके ऊपर पूरे दुनिया में जो रिसर्च हुआ है मेडिकल साइंस में, वो बोलता है कि ये से जो लोग रहते हैं ये काफी बार स्ट्रेस का शिकार रहते हैं खुद। उनको खुद को बहुत सारा स्ट्रेस होने की वजह से, एंजाइटी होने की वजह से और वो खुल के नहीं बोल पाने की वजह से उनमें ये सारे लक्षण आते हैं, जिसको हम आमतौर पे पोजेशन स्पेल्स बोलते हैं, डिसोसिएशन स्पेल्स बोलते हैं। ये लोगों में आते हैं। उल्टा ऐसे लोगों को, जो लोग के आंग में आता है, ऐसे लोगों को सबसे पहले दवा की और काउंसलिंग की जरूरत रहती है, ताकि उनका स्ट्रेस, उनका टेंशन कम हो जाए। आमतौर पे ऐसे लोगों को सबसे पहले डॉक्टर को या जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उनको दिखाना जरूरी है, ताकि उनका टेंशन कम हो जाए, वो ऐसे अलग से बर्ताव ना करे। और ऐसा कोई भगवान किसी के शरीर में नहीं आता है। अगर ऐसा होता रहता तो मेरे ख्याल से दुनिया के सब प्रॉब्लम अब तक सॉल्व हो जाते, क्योंकि हमारे भारत देश में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है और कितने सारे लोगों के मन में अगर भगवान आता था तो मेरे ख्याल से पूरे भारत का क्या पूरी दुनिया का प्रॉब्लम छूट जाते थे। तो हमेशा ये याद रखना जरूरी है। जब आप बात कर रहे थे, बाकी मानसिक बीमारियों की बात कर रहे थे, तब आपने व्यसन का भी जिक्र किया या एडिक्शन के बारे की भी पहल की। तो ये जो एडिक्शन है या फिर व्यसन है, क्या ये भी मानसिक बीमारी है या फिर ये उस व्यक्ति के हाथ में होता है कि मुझे पीना है नहीं पीना है, और क्या उसके लिए फिर ये इलाज कर सकते हैं या फिर ये बीमारी है? व्यसन या नशा हम जो बोलते हैं ये काफी कॉमन बीमारी है, जो मानसिक बीमारी का ही एक हिस्सा है। अभी काफी बार ऐसा होता है कि हमें रिश्तेदार पूछते हैं की सर याचा तर मनाचाच खेळ आहे ना सगळा, याच्या मनानेच हा बंद करू शकतो, मनानेच चालू करू शकतो। मतलब उनका बोलना ये रहता है कि ये इसके ऊपर है ना, इसने बंद करना है, चालू करना है, नशा करना है, नहीं करना है। और दूसरा उनका ये बहुत कॉमन चीज रहती है कि सर ये तो नशा का तकलीफ है, इसका मानसिक इससे क्या ताल्लुक है। तो हमें ये समझना है कि नशा एक मानसिक बीमारी है, क्योंकि आप कोई भी नशा करते हो तो उसका असर आपके दिमाग पे होता है, दिमाग के काम पे होता है। आपने हमेशा देखा रहेगा कि कोई अगर दारू का नशा करता है तो नशा करने के बाद उसका बर्ताव, उसका भावना है, उसका बात करने का तरीका, सोचने का तरीका चेंज होता है। वैसा ही कोई गांजा लेता है, चरस लेता है, दूसरा कोई नशा करता है, उसमें भी यही सब चीजें दिखती है। क्योंकि ये सब नशा आपके दिमाग के काम पे बोझ डालती है, उसको अलग करती है, उसको अल्टर करती है, उसको चेंज करती है। तो इसकी वजह से हमारा जो भावना है, हमारे विचार, हमारे जो बर्ताव है वो चेंज होते हैं। इसलिए ये नशा हमारे मानसिक बीमारी का एक हिस्सा है। अभी उसके हाथ में है क्या? उसके हाथ में 100% नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण बोलता हूँ, आपको अगर 4 लोग सामने बिठाए और चारों लोगों को अगर मैंने गुलाब जामुन दिए, सेम ही क्वालिटी के दिए, तो अगर एक को एक गुलाब जाम खाता है तो वो बोलता है बस मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को नहीं चाहिए। दूसरे को आप वही गुलाब जामुन दोगे तो वो बोलेगा कि मेरे को पसंद आया, मेरे को और एक खाना है। 2 खाने के बाद वो बोलता है कि बस मेरे को हो गया, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तीसरा बोलता है कि नहीं मेरे को 2 हो गए और तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए। और चौथा बोलता है कि अरे मेरे को वो देख के उल्टे आता है, मेरे को नहीं चाहिए। तो हमें समझना है कि गुलाब जामुन एक ही तरीके के थे, लेकिन 4 लोग अलग अलग थे। तो चारों की सोच, चारों के विचार, चारों की हम लोग बोलते हैं कि अ, अपेक्षा है, चारों की एक टेस्ट अलग अलग है। वैसे ही अगर कोई भी लोग नशा करते रहेंगे तो दूसरा जो करता है वही हमारा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक कोई इंसान 100 दिन में एक बार पीता है, कोई 10 दिन में एक बार पीता है, कोई रोज पीता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये उनके दिमाग का जो सिग्नल है वो अलग अलग उनको सिग्नल देता है कि ये आपको रोज चाहिए। तो मेरे को लगेगा कि नहीं, मेरे को एक क्वार्टर दारू पिया तो ठीक है, अभी बस हो गया। अगर अतुल साहब को लगेगा कि नहीं, मेरे को 2 क्वार्टर पीने के बाद ही ठीक लगेगा। कोई तीसरा रहेगा, वो बोलेगा मेरे को दारू देख के उल्टी आता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारा दिमाग का जो सिग्नल जाता है
उसकी वजह से हमें ये सब चीजें बार बार नशा करना है नहीं करना है कम करना है ये सब उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और ये सिग्नल्स केमिकल के द्वारा जाते हैं, जो डोपामिन केमिकल्स रहता है उसके द्वारा जाते हैं। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि 100% कोई भी पेशेंट के हाथ में नहीं रहता है कि वो नशा पूरा बंद कर सके। हाँ, उसका इच्छा शक्ति जरूर रहता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको दवाई का सहारा मिला तो ये जो दिमाग का केमिकल चेंजेस है जो नशा बार बार मांगता है, वो केमिकल चेंजेस हमें अच्छे करने में ठीक करने में मदद होती है। तो इसलिए वो इंसान का इच्छा शक्ति के साथ साथ डॉक्टर का इलाज और घर वालों का सपोर्ट, ये तीनों भी चीजें कोई भी नशे से दूर होने के लिए जरूरी है। इसी के साथ में हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट आते हैं या फिर कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि स्वप्न दोष या फिर नाइट फॉल जिसको हम बोलते हैं, इजैकुलेशन एट द नाइट आफ्टर स्लीपिंग, तो ये जो है ये शारीरिक बीमारी है। या फिर उसके साथ में बहुत लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, लैंगिक तकलीफें होती है, तो ये उनको लगता है कि ये शारीरिक बीमारी है। क्या इसमें कुछ मानसिक भी हो सकता है या सिर्फ ये शारीरिक बीमारियां होती है? हमें एक याद रखना है कि दोष जो नाइट फॉल हम बोलते हैं वो एक्चुअली क्या है, ये अगर हम समझेंगे तो हमें समझेगा कि ये बीमारी है या क्या है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर एक बकेट आपने नल के नीचे रखा है, अगर आपने एक बकेट रखा है और ऊपर से अगर नल चालू है, टैप चालू है और पानी वो बकेट में भर रहा है, वो चालू है, बकेट भर गई और फिर भी अगर वो टैप आपने बंद नहीं किया तो क्या होता है, वो पानी बकेट भर के नीचे गिरते जाता है। तो सिंपल ऐसा ही मैकेनिज्म कुछ हमारे वीर्य के बारे में रहता है, जिसको हम नाइट फॉल की बात कर रहे हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी एक टैप की तरह है, वो हमेशा वीर्य तैयार करते रहता है। जैसा टैप से पानी नीचे आता है वैसा बॉडी से वीर्य तैयार होके हमेशा, जैसा बकेट में पानी गिरता है वैसा हमारे जो दो गोटियां रहती है लिंग की, उसमें ये वीर्य हमेशा तैयार होके धीरे धीरे नीचे आके जमा होते रहता है। और जब ये गोटियां पूरी तरह से भर जाती है, जैसे बकेट पूरा भरने के बाद नीचे ओवरफ्लो होता है पानी, वैसा अगर हम ये गोटियां भरने के बाद अगर इसको ठीक से बीच बीच में अगर खाली नहीं करें तो ये गोटियों से धीरे धीरे ये बाहर निकलने का ट्राई करता है, कोशिश करता है। जैसे कि नाइट में या सोते समय हमें ये काफी बार दिखता है कि ये वीर्य बाहर आता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो ये जो इसका स्पिंक्टर रहता है जहाँ पे ये स्टोर रहता है, वो स्पिंक्टर थोड़ा रिलैक्स होता है, मतलब उसका नॉर्मल भाषा में बोलेंगे कि उसका जो टैप रहता है वो खुल जाता है थोड़ा सा जब हम सोते हैं तो उससे ये वीर्य थोड़ा सा बाहर निकलने में आसानी होती है। इसलिए काफी बार ये वीर्य बाहर निकलता है जब हम सोते हैं, तो इसको हम नाइट फॉल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का, ये हमें समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पेशाब लगे और आप अगर पेशाब नहीं करोगे, पकड़ के रखोगे तो थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद वो चड्डी में हो जाएगा या तो आपको पेन होने लगेगा। वैसे ही ये वीर्य अगर आप होल्ड करके रखोगे, आप हस्तमैथुन नहीं करोगे, आप अगर मैरिड हो सेक्स नहीं करोगे, तो कुछ दिन बाद ये पूरा भर के नीचे ही जाने वाला है। तो इसकी वजह से नाइट फॉल एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है जो हमें भरा हुआ ज्यादा हुआ वीर्य बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसको डरना जरूरी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, नॉर्मल चेंज है बॉडी का। जैसा कि पेशाब का हम लोग देखते हैं, बार बार खाली करते हैं तो बाद में वापस वो पेशाब का थैली भरता है तो वापस जाके खाली करते हैं, वैसा ही ये चीज है। इसको हमें बहुत अच्छे से शांति से समझना जरूरी है। उल्टा अगर आपको नाइट फॉल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में वीर्य अच्छा तैयार हो रहा है और आपका फिजिक्स अच्छा है, सेक्सुअल फिजिक्स अच्छा है। तो इसके बारे में डरना जरूरी नहीं है। अगर आपको ये समस्या है तो आप जरूर डॉक्टर से इसके बारे में सही से पूछताछ करो और इसके बारे में जो नॉर्मल चीजें करनी है वैसा आप डॉक्टर की सलाह से कर सकते हो। जब ये सब सिम्टम्स के बारे में हम देखते हैं तो बहुत बार हम पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं, दवाई लिख के देते हैं, तो बहुत बार पेशेंट या फिर उनके रिलेटिव हमें इंसिस्ट करते हैं कि आप इसका सिटी स्कैन करके दिखाइए या फिर सिटी स्कैन करके देख लीजिए, या फिर वो इंसिस्ट करते हैं, हम सिटी स्कैन करते हैं, बाकी रिपोर्ट कर लेते हैं, तो बाद में फिर हम जब बोलते हैं कि बाकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल है तो वो पूछते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर मतलब बीमारी कैसी है या फिर बीमारी कैसे हो सकती है। तो ये
थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होता है साइकेट्रिस्ट के लिए कि सिटी स्कैन करने का इंसिस्ट करना, उनको बहुत बार समझाने के बाद में वो इंसिस्ट करते हैं। तो इसके बारे में, या फिर ये जो गलतफहमी है कि अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर मानसिक बीमारी नहीं हो सकती है, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहिए? देखिए, जैसे कि हमने शुरू में देखा कि केमिकल चेंजेस की वजह से मानसिक बीमारी होती है। सीटी स्कैन में जो भी चेंजेस आते हैं वो कौन से चेंजेस आते हैं, अगर दिमाग में कोई गांठ हो गई हो तो वो दिखता है, दिमाग में कुछ खून अगर बह रहा हो तो वो दिखता है। तो इन शॉर्ट सीटी स्कैन में जो चीजें स्ट्रक्चरली चेंज होती है वो दिखती है। तो सीटी स्कैन में अगर आप केमिकल चेंजेस देखने जाओगे तो केमिकल चेंजेस सीटी स्कैन में नहीं दिखने वाले। केमिकल चेंजेस बहुत माइक्रो लेवल पे रहते हैं और वो फिजियोलॉजिकल रहते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो आप सीटी स्कैन में देखते हो कि ये दिमाग दिख रहा है, दिमाग में इधर बहुत बड़ा वो गांठ दिख रहा है, बहुत बड़ा खून बह रहा है दिख रहा है, या कहाँ पे दिमाग गांठ की वजह से इधर उधर सरक गया है दिख रहा है। तो ये सब मानसिक बीमारी में होता ही नहीं है, क्योंकि केमिकल चेंजेस की वजह से ये होती है, इसलिए सीटी स्कैन में कुछ नहीं दिखेगा। आपको अगर केमिकल चेंजेस का टेस्टिंग करना है जो मानसिक बीमारी में अक्सर होती है, तो वो चेंजेस का जो टेस्टिंग रहता है वो काफी सारा एक्सपेंसिव रहता है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, आपका एमआरआई और सीटी स्कैन बहुत सस्ता है उसके सामने। इतना महंगा ये सब इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट रहते हैं। इसलिए काफी बार डॉक्टर्स ये टेस्ट एडवाइस नहीं करते, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव टेस्ट करने से अच्छा उसका जो डायग्नोसिस डॉक्टर ने किया है उसका अगर हम गोली दवा चालू करते हैं तो उससे कितने बहुत कम पैसे में उसका इलाज भी हो जाता है। जितना उसको टेस्ट के लिए खर्चा करना पड़ेगा उससे बहुत कम पैसे में वो ठीक भी हो जाता है। अगर किसी को बहुत ही जरूरत है कि नहीं हमें ये टेस्ट करना ही है तो आप जा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन ये बहुत महंगी टेस्ट है और ये सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पेट स्कैन रहेगा जो बहुत बार हम लोग कैंसर के पेशेंट्स में करते हैं, वो बहुत सारे जगह पे अवेलेबल नहीं रहता क्योंकि एक्सपेंसिव टेस्ट है, बहुत कम जगह पे अवेलेबल रहता है। वैसा ही ये टेस्ट केमिकल्स के बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, तो ये नॉर्मली कोई करता नहीं है या अवेलेबल नहीं रहता है, और ये करने में कोई मतलब भी नहीं रहता है, क्योंकि इसका जितना पैसा आप खर्चा करोगे उससे काफी कम पैसे में आपका बीमारी का इलाज भी हो जाता है। तो ये हमेशा समझना जरूरी है कि टेस्ट एबनॉर्मल नहीं आया मतलब हमें बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है। मानसिक बीमारियां केमिकल चेंजेस की वजह से होती है, इसलिए टेस्ट में आपके सीटी स्कैन में या आपके ब्लड रिपोर्ट में भी अगर कुछ नहीं आता है तो इसके लिए हमें परेशान होके ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अभी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा। जब कुछ नहीं रहता तभी उसको मानसिक रहता है, ऐसा नॉर्मली सब डॉक्टर्स आपको बताते हैं। तो ये मानसिक मतलब केमिकल चेंजेस रहते हैं, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। बहुत बार जब हम बोलते हैं कि मानसिक बीमारी मतलब दिमाग की बीमारी होती है, तो लोगों के मन में दिमाग की बीमारी बोलेंगे तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट सामने आ जाता है, ब्रेन का बीमारी बोलेंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट सामने आ जाता है। तो ये जो होते हैं, तो क्या न्यूरोलॉजिस्ट ये दिमाग की बीमारी, क्या मानसिक बीमारी के डॉक्टर होते हैं, या फिर हमारा साइकेट्रिस्ट का रोल क्या है? अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम मानसिक बीमारी या मानसिक हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका डॉक्टर कौन है या इसका एक्सपर्ट कौन है। जैसे कि आप अगर बोलते हो कि हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे दिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन इसके एक्सपर्ट है। अगर हम फॉर एग्जांपल किडनी के बारे में, गुर्दों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता रहता है कि किडनी का डॉक्टर इसका एक्सपर्ट है। वैसा ही ये अगर हम मानसिक तकलीफ या नशे की बात कर रहे हैं तो इसके एक्सपर्ट कौन है ये हमें पता रहना चाहिए। तो नॉर्मली साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और हम बोलते हैं तीसरा साइकोलॉजिकल सोशल वर्कर या साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर, ये तीन जो लोग रहते हैं कॉमनली, ये मेंटल हेल्थ फील्ड में काफी हद तक एक्सपर्ट रहते हैं। इनका एजुकेशन लेवल अलग अलग रहता है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से डील करते हैं। और इनका और न्यूरोलॉजिस्ट का कैसा फर्क है ये मैं शॉर्ट में बताता हूँ। साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ये दोनों डॉक्टर रहते हैं जिनका एजुकेशन एमबीबीएस और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट या डबल पोस्ट ग्रेजुएट ऐसा एजुकेशन रहता है। साइकेट्रिस्ट जो रहता है वो मानसिक तकलीफें, नशा, सेक्सुअल समस्या इसके बारे में डील करता है।
ऐसे पेशेंट को वो देखता है, उसका इलाज करता है, उसका काउंसलिंग करता है, मेडिसिन भी देता है और काउंसलिंग भी करता है। न्यूरोलॉजिस्ट जो रहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट ये दिमाग के कुछ स्ट्रक्चरल बीमारियां रहती है, उसकी ये डॉक्टर रहते हैं। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल पैरालिसिस रहेगा, स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, कोई फिट का बीमारी रहेगा, आकड़ी का बीमारी रहेगा, कोई नर्व्स का बीमारी रहेगा जिसको हम न्यूरोपैथी वगैरह बोलते हैं। ये ऐसे बीमारी के वो एक्सपर्ट रहते हैं। उनको ये जो मानसिक तकलीफें रहती है, इसका एक्सपर्टाइज उनको नहीं रहता है। वैसे ही साइकेट्रिस्ट को पैरालिसिस, स्ट्रोक या पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसका एक्सपर्टाइज नहीं रहता है। तो ये दो चीजें हमें समझना जरूरी है। साइकेट्रिस्ट आपके बर्ताव, आपके विचार, आपके इमोशंस के बारे में डील करता है, उसकी बीमारियों के बारे में डील करता है, और ये आपका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है नर्वस सिस्टम में हमारे, हम जो बोलते हैं कि, तो न्यूरोलॉजिस्ट उसके बारे में हमेशा एक्सपर्ट रहता है। साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर, ये जो दो लोग हैं, ये भी मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो आमतौर पे एमए, हम जो बोलते हैं मास्टर्स इन आर्ट्स, और उनका साइकोलॉजी उसमें सब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद काफी बार वो पीएचडी या एमफिल हुए रहते हैं। ये जो लोग रहते हैं ये काउंसलिंग कर सकते हैं, या तो फिर आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट रहते हैं अलग अलग, जैसे कि हम बोलते हैं कि बुद्धि का कुछ टेस्ट रहेगा, आईक्यू टेस्ट रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जैसे कि कौन से फील्ड में इसका दिमाग अच्छे से चलेगा, ये जो टेस्ट है, या तो अलग अलग तरह के काउंसलिंग से, इसके बारे में वो एक्सपर्ट्स रहते हैं, उसके बारे में वो आपको गाइड कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट वो दवाई नहीं लिख सकते क्योंकि वो डॉक्टर नहीं रहते, वो ये सब चीजों में एक्सपर्ट रहते हैं। और जो सोशल वर्कर है साइकोलॉजिस्ट, वो जो है वो आपको जो बाकी की चीजें हैं मानसिक बीमारी के, इसमें जो महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का बीमारी है, तो डिप्रेशन की बीमारी के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, घर वालों ने उसमें क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में ये लोग आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। या तो फिर अगर आप अच्छे से बीमारी के लिए इलाज करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपको तकलीफें है, तो उसमें वो आपका क्या हेल्प कर सकती है, ये सब चीजों के बारे में वो एक्सपर्ट रहते हैं, जिसको हम सोशल वर्क बोलते हैं। मतलब आपका जो भी सोशल एस्पेक्ट रहेगा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उसका वो आपको ध्यान रखते हैं, उसमें आप वो आपकी मदद करते हैं। नॉर्मली साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिकल सोशल वर्कर, ये तीनों लोग अगर मिलके काम करते हैं तो इसको एक अच्छा सेटअप माना जाता है। अच्छी तरह से पेशेंट को इसमें सर्विसेज मिल सकती है मानसिक बीमारी के बारे में। न्यूरोलॉजिस्ट जैसे कि मैंने बोला अलग पूरा सेक्शन है, तो इसमें आप कोई तरह से गलतफहमी ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल हम कंप्यूटर या लैपटॉप का दे सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो हार्डवेयर इंजीनियर होता है, और साइकेट्रिस्ट वो जो होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उस लेवल पे डिफरेंस होता है। अगर हार्डवेयर में कुछ दिक्कत आती है तो उसको हार्डवेयर इंजीनियर ठीक करता है, और अगर सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत होती है, वो सॉफ्टवेयर अगर बराबर से काम नहीं करता है, उसका फंक्शन बराबर से नहीं होता, तो उसको ठीक करने का काम साइकेट्रिस्ट करता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर इसको मानसिक बीमारी हो गई है तो उसको अभी एडमिट करना पड़ेगा और उसको शॉक देना पड़ेगा। तो उसके बारे में आप लोगों को, ये जो गलतफहमी है उसके बारे में आप लोगों को क्या बताएं? शॉक देना मतलब लोगों को, पेशेंट को शॉक देना मतलब घर वालों को शॉक लगता है, ऐसा है कि हम अगर शॉक की बात करते हैं तो घर वाले शॉक में चले जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि शॉक ट्रीटमेंट मतलब कोई नॉर्मल जैसा शॉक लगता है किसी को, जैसे कि लाइट बोर्ड को हाथ लगाया या कहाँ पे चालू फैन को हाथ लगाया और शॉक लग गया, ऐसा कुछ शॉक वो नहीं रहता है। काफी बार उन्होंने कुछ टीवी में, काफी मीडिया में कहाँ पे देखा रहता है या किसी से कुछ सुना रहता है, और वो सोच के वो उनको लगता है कि नहीं नहीं, अरे शॉक मतलब तो बहुत भयानक चीज है। हमें एक याद रखना है कि जो टीवी में, मीडिया में या किसी से आप सुनते हो, उसमें और एक्चुअल शॉक ट्रीटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। शॉक ट्रीटमेंट ये एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, मेडिकल साइंस से अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड प्रैक्टिस किया जाता है। सिर्फ भारतवर्ष में प्रैक्टिस नहीं किया जाता, पूरे दुनिया में ये प्रैक्टिस किया जाता है। और इसका एक साइंटिफिक प्रोसीजर है और इसके कुछ साइंटिफिक इंडिकेशंस है
किस चीज को, किस इंसान को हमें देना है। तो हमेशा याद रखिए कि शॉक देना मतलब कोई किसी को लेता है और उसको एकदम दो हम बोलते हैं कि वायर लगा देता है और उसको लाइट बटन दबा देता है और उसको शॉक चला जाता है और वो बहुत उड़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर होने की वजह से इसको, जैसा कोई भी सर्जरी करने के पहले आप कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हो, कुछ टेस्ट करते हो, भूल देते हो जिसको हम एनेस्थेसिया बोलते हो, पेशेंट को बेहोश करते हो भूल दे के, दवा दे के, और फिर सर्जरी करते हैं हम, ताकि पेशेंट को तकलीफ ना होए, पेशेंट को दर्द महसूस ना होए। वैसे ही इसका साइंटिफिक प्रोसीजर रहता है शॉक ट्रीटमेंट का। इसमें पेशेंट को कुछ घंटे तक बिना खाए पिए रखा जाता है। उसको हम लोग अच्छे से पहला टेस्ट करके, सब टेस्ट अगर अच्छा है उसको भूल दे सकते हैं, ऐसा अगर कंडीशन है तो उसको भूल दे के फिर एक मशीन रहता है जिससे हम ये शॉक डिलीवर करते हैं। और ये शॉक में आपसे बात करते वक्त मेरा पलक जो झपक रहा हो ना, उससे भी कम समय में दिया जाता है। और पेशेंट भूल में होने की वजह से पेशेंट को इसके बारे में कुछ तकलीफ भी नहीं होती है और समझता भी नहीं है। और पेशेंट कोई उड़ता विड़ता नहीं है जो आपने फिल्म में या किसी से सुना रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना है। और ये ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव और सेफ है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये ट्रीटमेंट में आप अगर बोलोगे कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोगों में एक आधे इंसान को कुछ तकलीफ हो सकती है, इतना ये सेफ है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि सर्जरी भी करना रहेगा किसी चीज का, तो डॉक्टर बोलते हैं कि 100 में से एक को कुछ तकलीफ हो सकता है और उसका डेथ हो सकता है। तो ये शॉक ट्रीटमेंट उससे हजारों गुना सेफ ट्रीटमेंट है। और इसका साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है, जो भी साइड इफेक्ट उसका रहेगा वो हार्डली 1 या 2 दिन में चला जाता है। तो इससे हम लोग बोलते हैं कि इससे सेफ ट्रीटमेंट आपको साइकेट्री में नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में गलत फहमियां दूर करना जरूरी है। ये शॉक ट्रीटमेंट हर कोई पेशेंट को नहीं देते, जिसको जरूरी है डॉक्टर को अगर उसके लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि इसको दूसरे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, यही देना पड़ेगा, तो ही डॉक्टर इसको इंडिकेट करते हैं और आपको उसके बारे में समझाते हैं। तो ये समझना जरूरी है। इसके लिए मैं एक सिंपल आपको उदाहरण बोलूंगा कि मेरे कुछ पेशेंट है जिनको एडमिट करने के बाद इसका मैंने जब एडवाइस किया और थोड़ा सा हम बोलते हैं हिचकिचाहट के बाद उन्होंने एग्री किया कि ठीक है डॉक्टर साहब हम ये करेंगे, अभी कुछ हो नहीं रहा है तो। और उनको उसके रिजल्ट जब दिखे तो अभी वो हमेशा अगर तकलीफ बढ़ता है तो वो मुझे पहले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम पहले इसको वो शॉक का ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी फिर दवा बीवा करते हैं। क्योंकि उनको पता चल रहा है कि ये इतना सेफ प्रोसीजर है और इससे इतना अच्छा फायदा होता है कि वो बाकी का चीजें सर बाद में करो, पहले इसको आप शॉक ट्रीटमेंट के लिए पहले भर्ती कर लो ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये आप अगर किसी को जिसने इसका एक्सपीरियंस किया है, रिश्तेदारों ने जिनको पता है, उनको भी पूछोगे तो वो काफी सेटिस्फाई रहते हैं, वो आपको जरूर बताएंगे। तो ये आप हमेशा याद रखिए। और हम लोगों को ये समझाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि 100 में से हर एक पेशेंट को एडमिट नहीं करना पड़ता है, शॉक नहीं देना पड़ता है। 100 में से यूजुअली 90% लोग होते हैं जो दवा से ही ठीक हो जाते हैं, इंजेक्शन से ही ठीक हो जाते हैं, या फिर सिर्फ दवा से ठीक हो सकते हैं। उसमें से 10% लोग हो सकते हैं या फिर 10 पेशेंट हो सकते हैं जिनको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, भर्ती करने की जरूरत होती है। उसमें से भी अगर 10 एडमिट हो गए तो 7 पेशेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनको सिर्फ इंजेक्शन देके या फिर कुछ नॉर्मल प्रोसीजर्स करके वो ठीक हो सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं 100 में से जिनको शॉक ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है। तो जब हम दवाई के बारे में बात करते हैं, या फिर मैंने बोला कि हर एक पेशेंट को दवाई तो खानी पड़ेगी या फिर दवाई से ठीक हो सकते हैं, तो बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल आते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां हैं कि ये दवाई नींद की दवाई होता है, ये दवाई से किडनी पे इफेक्ट होता है, इस दवाई से आदत लग जाती है, इन दवाई से दिमाग उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है या फिर उससे दिमाग खराब हो जाता है। तो ये क्या गलतफहमियां हैं जो दवाई के बारे में है, और उसको हम कैसे मतलब लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी हमें ये एक चीज समझना जरूरी है कि जैसे कि अलग अलग शारीरिक बीमारियां रहती है और उनके अलग अलग तरीके के इलाज रहते हैं, वैसे ही अलग अलग मानसिक बीमारियां रहती है और उनके अलग अलग तरीके के इलाज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डायबिटीज हो जाता है
तो काफी बार हमें पता रहता है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए हमें दवा लेना पड़ेगा, और वो जो दवा है वो काफी लंबे समय तक चलेगा। बीपी के लिए भी हमें यही पता रहता है कि बीपी होने के बाद हमें बीपी का दवा उम्र भर लेना पड़ेगा। हार्ट का बीमारी होने के बाद भी वही हाल रहता है, पैरालिसिस होने के बाद भी वही हाल रहता है। दूसरी तरफ अगर आपको कोरोना हो गया है तो 15-20 दिन दवा लोगे ठीक हो जाएगा, टाइफाइड हो जाए 5-6 दिन लोगे ठीक हो जाएगा। वैसा ही साइकेट्री के मानसिक बीमारी की जो समस्याएं रहती है वो अलग अलग रहती है, और उनका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी अलग अलग रहता है। हर किसी को गोली चालू होने के बाद जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर गोली खाना पड़े और गोली के ऊपर वो डिपेंड रहे। सिंपल सी बात रहती है कि अगर आपको बोलना है कि किसी चीज का आपको आदत लग गया है, तो उसके लिए एक सिंपल क्राइटेरिया रहता है कि आप अगर उसको आदत बोलते हो तो सबसे पहले उसका जरूरत नहीं रहता तब आप सेवन करते हो, और वो सेवन बाद में कंटिन्यू होता है और बढ़ते जाता है। इसको हम आदत बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बचपन से बड़े होते जाते हैं तो हर किसी को हम बोलते नहीं है कि चाय लेना जरूरी है और चाय के बिना आपका जिंदगी नहीं कटेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको दिन भर में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार चाय चाहिए रहती है। हालांकि चाय नहीं पियेंगे तो वो मरने नहीं वाले हैं, उनको कुछ होने नहीं वाला है, कुछ नहीं होता है। वैसे ही कोई बीमारी अगर रहेगा तो हम दवा चालू करते हैं, पहले से ही दवा नहीं चालू करते हम। जैसे कि डायबिटीज रहेगा तो दवा चालू होता है, बिना शुगर के आप दवा नहीं चालू करते। तो ये मानसिक बीमारी का दवा भी आपको तकलीफ होने के बाद चालू करते हैं, तो इसके ऊपर आपका आदत लगने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि आपको तकलीफ पहले चालू हुआ है और बाद में आपका दवा चालू हुआ है। तो इसको आदत नहीं बोल सकती, क्योंकि ये आपका बीमारी का हिस्सा है, तो इसको ट्रीटमेंट देना जरूरी है, तो ही ये आपका बीमारी ठीक हो सकता है। आदत किस चीज की लगती है? कुछ नींद की मेडिसिन रहती है, उससे आदत लग सकती है। ये नींद की मेडिसिन सभी पेशेंट को नहीं दी जाती, हालांकि मैं ये बोलता हूँ कि काफी हद तक नींद की मेडिसिन पेशेंट को नहीं दी जाती है। बहुत बार डॉक्टर से बोलते हैं कि आपको ये दवा जरूरत से ज्यादा नहीं लेनी है, इसको बंद करना है, ताकि आपको नींद का गोली का आदत ना लगे। तो ये जो नींद की गोलियां रहती है इनकी आदत लग सकती है, इसलिए काफी बार साइकेट्रिस्ट, मानसोपचार तज्ञ आपको नींद का गोली जितना जरूरी है उतना देने के बाद बंद करते हैं। बाकी जो गोलियां रहती है वो गोलियां आपके ट्रीटमेंट के, आपके बीमारी के हिसाब से कंटिन्यू करना जरूरी है। कुछ बीमारियां रहती है जिसको 6 महीना ट्रीटमेंट लगता है, कुछ बीमारियां रहती है जिसको साल 2 साल ट्रीटमेंट लगता है। और हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी है जो अगर बार बार होती है तो उसको शायद लंबे समय तक, कई सालों तक इलाज करना जरूरी है। ये हर एक पेशेंट से, हर एक बीमारी से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग रहता है। जरूरी नहीं है कि एक ही पेशेंट को जो दवा चालू है वही दूसरे को चालू रहेगा, एक को जितने दिन चालू है उतना ही दूसरे को चालू रहेगा। तो ये गलतफहमी दूर करना जरूरी है। किसी बाजू वाले को दवा चालू है और वैसा ही मेरे को चालू हो गया तो मेरे को भी जिंदगी भर चालू रहेगा, ऐसा नहीं है। किडनी लीवर के बारे में सिंपल से चीज बताऊंगा। कोई भी दवा जब बाजार में आती है, मतलब मेडिकल में आती है, या जब वो पेशेंट के लिए आती है, तो वो बहुत बड़ी स्क्रूटिनी से जाती है। ये पूरे वर्ल्ड में दवा, पूरा स्क्रूटिनी उसका होता है, उसका चेकअप होता है, और फिर वो मार्केट में आती है। तो वो सेफ नहीं रहेगी तो वो मार्केट में नहीं आती है। उसका जो भी साइड इफेक्ट रहेगा वो अगर नॉर्मल पॉपुलेशन को जो प्रॉब्लम्स है उससे अगर काफी हद तक कम रहेगा तो ही वो दवा मार्केट में आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किडनी और लीवर की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली कितने लोगों का किडनी बिना दवा का फेल हो सकता है ये चेक किया जाता है। कि समझो फॉर एग्जांपल 10,000 में से एक इंसान का किडनी अपने आप फेल हो सकता है बिना दवाई लिए भी। जैसे हम बीमारी बोल सकते हैं जिसको कि किडनी फेल हो गया, कुछ दवा नहीं चल रहा था लेकिन फेल हो गया। तो अगर कोई दवा अगर किसी बीमारी का इलाज करने के लिए लानी है तो ये देखा जाता है कि वो आमतौर पे कितने पेशेंट को किडनी फेल का तकलीफ दे सकता है, किडनी फेल कर सकता है। और अगर वो नॉर्मल चीजों से ज्यादा अगर किडनी फेलियर का चांस रहता है तो वो दवा मार्केट में नहीं आती, काफी बार उसको मार्केट में नहीं लाया जाता है। वैसे ही लीवर के बारे में हम सीधा एग्जांपल रहते हैं कि हमारे अ, भारतवर्ष में सीकेडी जो हम बोलते हैं किडनी का क्रॉनिक डिसीज है, उसके मैक्सिमम किडनी फेल्योर का कारण क्या रहेगा? तो काफी सारे लोगों को पता है, नहीं है मुझे पता नहीं, काफी सारे पेशेंट का सबसे मेन कारण है डायबिटीज।
कि डायबिटीज की वजह से काफी सारे लोगों का किडनी फेल हो जाता है। जितना किडनी फेल डायबिटीज से होता है उतना किडनी फेल साइकेट्री छोड़ो कोई दूसरे भी दवा से नहीं होता है। तो हमें सिंपल सी चीज याद रखना है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है वो ज्यादा जरूरी है। आजकल की जो भी दवा आती है मानसिक बीमारी की रहे या कोई भी बीमारी की रहे, वो काफी हद तक सेफ रहती है। उससे आपका अगर ऑर्गन डैमेज होने का चांस है तो वो हमेशा आपके नॉर्मल पॉपुलेशन से काफी हद तक कम रहता है। और अगर ज्यादा रहने वाला है तो आपको डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि हमें इसका बार बार टेस्टिंग करना पड़ेगा, ये दवा चालू रहती है तो हमें हर 3 महीने में हर 6 महीने में किडनी का या लीवर का तपास करना पड़ेगा। अगर इससे कुछ आपके शरीर को रिस्क है तो उस हिसाब से वो दवा चालू रखते वक्त टेस्टिंग करते हैं। तो हमें इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा 2 पॉइंट के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। जो हमने पहली बात की कि यार जिंदगी भर ये दवाई लेनी पड़ती है, तो थोड़ा सा लोगों को ये समझना जरूरी है कि जब पहला एपिसोड होता है या फिर ट्रीटमेंट, ये जो बीमारी शुरू होने के बीच में और ट्रीटमेंट चालू करने के बीच में अगर 6 या 8 महीने से कम वाला ड्यूरेशन होता है, तो उसमें सिर्फ 6 या 8 महीने ट्रीटमेंट चलता है। अगर पहला एपिसोड हो या फिर वो ड्यूरेशन, मतलब सिम्टम्स चालू होने से और ट्रीटमेंट चालू करने में से अगर ड्यूरेशन 6-8 महीने का हो, तो उसमें सिर्फ 6-8 महीने का ट्रीटमेंट लग सकता है। जब अगर एपिसोड दूसरा होता है, दूसरी बार अगर तकलीफ होती है या फिर वो ड्यूरेशन 2 साल के आगे चला जाता है, तो उन लोगों को यूजुअली 2 से 5 साल ट्रीटमेंट लग सकता है। और अगर तीसरी बार बीमारी हो जाती है या फिर वो ड्यूरेशन 2 सालों से आगे चला जाता है, तो उनको यूजुअली लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लग सकता है। तो ये जो है 33% का रूल इसमें हम बोलते हैं कि यूजुअली 33% लोग विथ दवाइयाँ या फिर मेडिकेशन से ही ठीक हो जाती है। एक बार मेडिकेशन ले लिए उनको फिर दवाइयों की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी 33% जो लोग होते हैं, अगले 33% लोग होते हैं, उनको क्या है होता है कि दवाई बार बार लेनी पड़ती है। दवाई लेते हैं तो ही ठीक होते हैं, दवाई बंद कर देते हैं तो फिर तकलीफ हो जाती। तीसरे जो 33% लोग हैं, तो उनमें क्या होता है कि दवाई लेने के बाद में भी बीच बीच में उनको अटैक होते हैं और उनको बार बार बीच बीच में डॉक्टर्स को दिखाना पड़ सकता है, उनको एडमिट पड़ना सकता है, और या फिर उनको शॉक देने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये 33% का लोग ये रूल याद रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि या 30% ये हम बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली हम बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे बोला कि अगर ट्रीटमेंट बराबर होता है या फिर वो जैसे हमने बोला कि ड्यूरेशन जो होता है अगर शुरू में ही हो जाए, तकलीफ होने के बाद में अगर तुरंत से 1 महीने के बाद में 1.5 महीने में डॉक्टर्स को दिखाया जाए और बराबर से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो डेफिनेटली ये 30% का जो पोर्शन है डेफिनेटली हम उसको बढ़ा सकते हैं। और वो अगले वाले 30% जो है सेकेंड और थर्ड, तो उसको हम डेफिनेटली हम उसको कम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लाइफ लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। दूसरा जो चीज है नींद के बारे में सर ने बोला कि बहुत बार क्या होता है कि यस, बहुत बार हम अवॉइड करते हैं कि नींद की गोली उनको ना दे, और अगर देनी भी पड़े तो वो शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने 6 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए दिए जाए। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ी सी जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए दी जाए, और उसके बाद में बीमारी जैसे ही ठीक हो जाए या फिर वो पेशेंट नींद अच्छी होने लगे तो वो कम की जाए। हाँ, कुछ लोगों को शुरू में नींद की गोली देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि यूजुअली पेशेंट्स ये बीमारी में सफर होते हैं तो उनको पिछले 1 महीने से नींद नहीं हुई होती है, तो वो नींद वो बॉडी रिक्वायर करती है या फिर उनको चाहिए होती है। तो शुरू के 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पेशेंट को ज्यादा नींद आ सकती है, ताकि वो जो वो नींद कम हुई थी या फिर नींद की जरूरत थी वो फुलफिल की जाए, या फिर उसको वो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट किया जाए। दूसरा, जब पेशेंट वायलेंट होते हैं, मारते हैं, तो उनको थोड़ा सा सेडेट रखना जरूरी होता है। तो उस टाइम पे सिर्फ डॉक्टर बता के वो दवाई चालू करते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों ने समझना जरूरी है कि हर दवाई नींद का दवाई नहीं होता है, जरूरत पड़ने पर ही दी जाती है, शुरू में दी जाती है, और वो विथ टाइम वो उसको कम करके बंद किया जाता है। हम प्रोग्राम के जो फर्स्ट पार्ट है उसके एंड में थोड़ा सा आ रहे हैं। जब हम ये दवाई के बारे में बात कर रहे हैं तो एक लोगों को ऐसे भी लगता है कि जो मेंटल रिटार्डेशन होता है या फिर जो नया टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, कि वो ज्यादा होशियार नहीं रहते हैं, तो उनको
उनको लगता है कि इसके लिए भी दवाई दी जाए। तो क्या ऐसी दवाई कुछ अवेलेबल है जो दिमाग बढ़ाने का दवाई है? बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं हम, इसको सिंपल लैंग्वेज में मराठी में बोलते हैं मतिमंद, और हिंदी में भी काफी बार हम बोलते हैं कि उसका दिमाग कम है, बचपन से ही कम है। जब से शुरू से पैदा हुआ है तब से धीरे धीरे सब लोगों के पीछे ही उसका चल रहा है। तो ऐसे जो बच्चे रहते हैं, ऐसे जो इंसान रहते हैं, इनका दिमाग का डेवलपमेंट बचपन से या जन्म से ही कम रहता है। तो ये जो डेवलपमेंट कम रहता है, इसको बढ़ाने के लिए, इनका दिमाग बढ़ाने के लिए काफी बार लोगों को काफी गलत आश्वासन दिए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि ये दवा लो, ये करो, आपका बच्चे का दिमाग बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हमें हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी दवा दुनिया में कहाँ पे भी जाओ, आप अमेरिका जाओ, इंडिया जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहाँ पे भी ऐसा दवा नहीं है जिससे आपका दिमाग बढ़ सकता है। ऐसा अगर होता तो दुनिया के सब लोग इंटेलेक्चुअल रहते, सब लोग डॉक्टर रहते, सब लोग इंजीनियर्स रहते, और सब प्रॉब्लम छूट जाती। ऐसा नहीं होता है। आपका जो दिमाग आपको जो बचपन से मिला है, आपके जो जन्मदाता ने आपको जन्म दिया है उसके बाद से जो आपको मिला है, उसमें एज के हिसाब से जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो धीरे धीरे होती रहती है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए कोई भी दवा नहीं रहती है। तो आपको अगर कोई बोलता है कि हमारे पास ऐसा दवा है जिससे आपके बच्चे का दिमाग अच्छा हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, वो मतिमंद नहीं रहेगा, तो आपको सिर्फ फंसा रहा है। आपको वो गलत प्रॉमिस दे रहा है, उसके जाल में मत फंसिएगा। हमेशा याद रखिए, अगर आपको कोई एक्सपर्ट डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग कम है, उसका दिमाग थोड़ा पीछे रहेगा बाकी लोगों से, तो उसके लिए दूसरा कोई भी चीज करना जरूरी नहीं, कोई दवा देना जरूरी नहीं। आपको डॉक्टर ने बाकी जो चीजें बताई रहेंगी कि उसको कैसे पढ़ाना है, उसको कौन सी चीजें कैसे सिखानी है, उस पे आपको ध्यान देना है। आपको उसके दिमाग के लिए कोई दवा अलग से देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसको कुछ बर्ताव में समस्या है, ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, ज्यादा तोड़फोड़ कर रहा है, उसको समझ नहीं रहा है इसलिए अलग से बर्ताव कर रहा है, तो उसके लिए आप जरूर डॉक्टर से कुछ दवा ले सकते हो। लेकिन दिमाग बढ़ने का कोई दवा नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। और उसके साथ में कभी कभार हो सकता है कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे थे उनको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन लोगों का मदद लेना ज्यादा जरूरी होता है। और जो काउंसलिंग के पॉइंट्स है वो जैसे सर ने बोला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी होता है। मैं यहाँ पे ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पार्किंग लॉट में रखिए, हम डेफिनेटली उसको बाद में ले लेंगे। आप कमेंट्स कर रहे हैं, वेरी गुड, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, सर को मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। लेकिन अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पार्किंग लॉट में रखिए, बाकी एक पेपर आपके पास में रखिए, उस पर लिख के रखिए, ताकि जब हम ऑडियंस राउंड लेंगे तो उस टाइम आप वो क्वेश्चंस पूछ सके। आखिरी एक क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा रिहैबिलिटेशन के बारे में। लोगों को लगता है कि अगर मानसिक बीमारी हो गई तो फिर वो गया काम से, मतलब वो फिर कभी काम नहीं कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है, तो क्या ये सच है? सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं एक बार अनम्यूट कर सबको म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि किसी का तो आवाज आ रहा है। मैं म्यूट कर देता हूँ और फिर से चालू कर देता हूँ, आप बाद में म्यूट कर सकते हैं। मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि कृपया खुद को अनम्यूट ना करें, उसकी वजह से प्रोग्राम में दिक्कत आती है, और एल्स मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। फिर अगर आप बीच बीच में चालू करते हैं तो आपको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ओके सर, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या ये लोग काम कर सकते हैं, क्या वो लोग काम पे जा सकते ये काफी कॉमन सवाल रहता है रिश्तेदारों का, अगर इसको मानसिक बीमारी हो गई है मतलब ये कुछ काम का नहीं है। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट के रिश्तेदार आके खुद बोलते हैं कि सर इसको अनफिट कर दो तो अच्छा रहेगा।
तो हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी मानसिक बीमारी शारीरिक की बीमारी के जैसा ही है। काफी हद तक ये बीमारी को हम अगर जल्दी पकड़ लेते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट और रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बीमारी अच्छे से कंट्रोल आ जाती है, ठीक हो जाती है। और ऐसा इंसान जिसको ये बीमारी हुई है वो फिर से तुम्हारे मेरे जैसा काम करने लायक होता है। हमें ये याद रखना है कि कोई भी मानसिक बीमारी का पेशेंट हमेशा के लिए अनफिट नहीं रहता है। उसको अगर ठीक से इलाज करेंगे, रेगुलर इलाज करेंगे, तो आपके जैसा मेरे जैसा वो काम कर सकता है। हाँ, उसको गोली दवा के साथ साथ जो जो चीजें बाकी की जरूरी है मानसिक बीमारी का इलाज करने के लिए, काउंसलिंग रहेगा, उसका रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब क्या रहता है कि उसको सोसाइटी में वापस इंटीग्रेट करना है। मतलब जो उसको जो बीमारी हुई है वो बीमारी से वो अगर रिकवर हो रहा है तो उसको वापस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सोसाइटी में, फैमिली में या उसके इंडिविजुअल लेवल पे करने के है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको सिखाना, उसमें उसको ट्रेन करना, और ताकि वो जाके अपना काम कर सके, अपने फैमिली को संभाल सके, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी वर्क प्लेस पे जो भी उसका काम रहेगा उसको संभाल सके। तो ये रिहैबिलिटेशन का पार्ट रहता है। तो ये भी पार्ट आपके जो भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है वो आपको ये पार्ट के लिए कैसा रिकवरी करने के लिए मदद करना जरूरी है आपको जरूर बताएंगे। अगर ये हम अच्छे से करते हैं तो वो इंसान काफी हद तक नॉर्मली सभी चीजें कर सकता है। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना जरूरी है कि उसको हमारा पॉजिटिव सपोर्ट चाहिए रहता है। ये मानसिक बीमारियों में देखा गया है पूरे दुनिया में कि जो मानसिक पेशेंट को घर का, अपने घर वालों का, अपने नजदीक के लोगों का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का समर्थन अच्छे से मिलता है, उसको अच्छे से जो लोग समझते हैं, उसकी बीमारी को समझते हैं, उसको बीमारी से बाहर निकलने के लिए हेल्प करते हैं, इमोशनली रहेगा, फाइनेंशियली रहेगा, वो इंसान जल्दी रिकवर हो जाता है और वो इंसान जल्द से जल्द अपने काम पे, अपने रेगुलर एक्टिविटीज में आ सकता है। तो रिश्तेदारों का, नजदीक के लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए कोई भी मानसिक बीमारी का पेशेंट हमेशा अनफिट नहीं रहता है। हालांकि काफी कम लोग ऐसे रहते हैं जिनको ये प्रॉब्लम ज्यादा रह सकता है और उसकी वजह से वो ज्यादा तकलीफ में होने की वजह से कुछ काम नहीं कर सकते। ये परसेंटेज काफी कम है। हम नॉर्मली बोलते हैं कि 100 में से हार्डली 10 से 20% लोग ऐसे रहते हैं जिनको ये पहले जो काम करते थे वो काम अभी उनको नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को आप हल्का काम दे सकते हो, कम इम्पोर्टेंस वाला काम दे सकते हो। बाकी के 80-90% लोग अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप उनको रेगुलर ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन दोगे तो वो प्रोडक्टिव रहते हैं और इनफैक्ट वो काफी सिंसियरली काम कर सकते हैं। एक मोस्ट मतलब करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति वाला क्वेश्चन हमेशा पेशेंट के रिलेटिव हमें पूछते हैं, क्या उसका शादी करना चाहिए, मैं उसका शादी करा दूंगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा। या फिर ये बहुत बार मतलब गलतफहमी है कि शादी करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहिए? शादी इंडियन सेटिंग में बहुत ही हम बोलते हैं कि प्यारी चीज है सबके लिए। हमेशा लोग बोलते हैं बिग फैट वेडिंग, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे शादी बोले तो बहुत तामझाम रहता है, बहुत लोगों को पसंद रहता है और बहुत अपेक्षाएं रहती है शादी से। तो हम एक चीज समझना जरूरी है कि ये बीमारी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि एक कोई इंसान गिर गया और उसका हाथ टूट गया है तो आप उसका शादी करा दोगे तो उसका हाथ ठीक हो जाएगा, तो आपको हंसी आएगी। आप मेरे को बोलोगे कि अरे डॉक्टर पागल हो गया है, इसको पहला इलाज करो। वैसे ही ये मानसिक जो बीमारियां है ये बीमारियां है, इसको शादी करने से ठीक नहीं हो सकती है। जैसा कि किसी का हाथ टूटा हुआ शादी करने से ठीक नहीं होगा, वैसा ही ये बीमारी है, इसको ठीक करने के लिए आपको इलाज करना पड़ेगा। ये आपके दवा से, आपके काउंसलिंग से, आपके सपोर्ट से ठीक होने वाली है। शादी इनफैक्ट ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर पेशेंट हो, समझो मैं पेशेंट हूँ, मैं अगर दूल्हा हूँ और मेरे को, अगर मैं मानसिक बीमारी से गुजर रहा हूँ और मेरे को शादी करना है तो पहले से ही मेरा स्ट्रेस लेवल इतना रहता है बीमारी की वजह से, मैं खुद को हैंडल नहीं कर पाता हूँ।
और अगर मेरे को सामने वाली कोई लड़की अगर मेरी वाइफ होने वाली हो, तो उसको भी मेरे को हैंडल करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, ये आप इमेजिन कर सकोगे। कि वो नई लड़की रहती है, उसको मेरे घर में कैसा एडजस्ट करना है, मेरे साथ कैसा एडजस्ट करना है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसकी अपेक्षाओं के ऊपर मैं उसकी अपेक्षाओं के अनुसार मैं खड़ा रह पाऊंगा क्या, उसको जो भी फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो मैं दे पाऊंगा क्या, ये अगर मैं खुद ही ठीक नहीं हूं तो मैं ये उसको करने में कितना समर्थ रहूंगा, ये हमें सोचना चाहिए। तो कोई भी मानसिक बीमार पेशेंट पहले ठीक हो जाए, अच्छे से दवा ले, अच्छे से काउंसलिंग ले, और उसके बाद वो अपना रेगुलर रूटीन कर पाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझ पाए, उसका वर्क अच्छे से कर पाए, तो उसकी शादी के बारे में सोचना बेहतर होगा। सिर्फ बीमारी का इलाज शादी है अगर ये आप सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसका तकलीफ उल्टा ज्यादा होने का चांस है। नॉर्मली साइंस ये बोलता है कि शादी एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल फैक्टर रहता है आपके जीवन में। स्ट्रेसफुल रहता है मतलब सब बुरा ही रहता है ऐसा नहीं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप एक्चुअली खुद को पहले से हैप्पी रखना, समर्थ रखना, तंदुरुस्त रखना जरूरी है। तो ये हमेशा याद रखो। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, बहुत लोग पूछते हैं कि ये मानसिक बीमार है तो इसका शादी कर सकते हैं क्या, उनका ये भी सवाल रहता है कि ठीक है सर, शादी से तो ठीक नहीं होगा, ये दवा तो हम लोग करेंगे, लेकिन इसका शादी हम कर सकते हैं क्या कभी। तो हमेशा याद रखो, कोई भी इंसान नॉर्मली शादी का क्राइटेरिया क्या रहता है आजकल के जमाने में, अगर उसका एडल्ट एज हो गया है, शादी का जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ एज हो गया है, अगर वो फिजिकली फिट है, अगर वो इमोशनली फिट है, उसको समझ रहा है कि शादी मतलब क्या है, शादी के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अगर वो खुद के पैर पे खड़ा रह पा रहा है, खुद का काम कर पा रहा है, घर वालों के लिए कुछ चीजें कमा के लेके आ पा रहा है, और उसको खुद की जिम्मेदारी का एहसास है, तो ऐसे लोगों का हम शादी करते हैं। तो वैसा ही कोई भी अगर मानसिक बीमारी का पेशेंट है, अगर उसको ये सब चीजों का अगर एहसास है और वो कर पा रहा है, तो उसका आप शादी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप सामने वाले पार्टी से अच्छे से इसके बारे में बात करो कि हमारा पेशेंट है, इसको हमने ठीक किया है, ये अभी सभी एक्टिविटीज करता है, आप उनको भरोसे में लो, उनको दिखाओ चीजें सब, ये कैसा करता है, क्या करता है। और अगर वो राजी खुशी से शादी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस उनका भी और पेशेंट का भी अच्छे से घर गृहस्थी बैठ जाएगा आगे का। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि वो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और उसको अगर वो कर पा रहा है तो ही ये हो सकता है। बहुत अच्छे से और बहुत सटीक से आपने समझाया है। इसी के साथ में हम अपना फर्स्ट राउंड खत्म कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट खत्म कर रहे हैं, और अब टाइम है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। आज पे जो कंपटीशन है वो कंपटीशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। कोई भी 5 जो हमने गलत फहमियां आज हमने आपको यहाँ पे बताई, वो सही तरीके से आपको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, नींद की दवाई, सॉरी, मानसिक बीमारी की दवाई नींद की बीमारी, नींद की दवाई नहीं होती है। तो 5 जो गलत फहमियां वो आपको बराबर करके बतानी है, उसका फैक्ट आपको बताना है। इसी के साथ में जो मैंने बोला था, पार्किंग लॉट, आपके पार्किंग लॉट में जो गाड़ियां है, जो क्वेश्चंस है वो तैयार रखिए। आप 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं एक एक को चांस दूंगा। अगर किसी को लगता है कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूं, तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हम वो सीरियली ले लें। उससे पहले मैं जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। पिंकी शाह जी, धन्यवाद, आपने जो कमेंट की है उसके लिए धन्यवाद। गोपाल घोड़के जी धन्यवाद, नामदेव मोहिते जी धन्यवाद, वैशाली चौहान धन्यवाद। सभी को धन्यवाद जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं। सर के लिए जो कमेंट्स किए उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसी के साथ में पहला जो क्वेश्चन है आज का, जो ऑडियंस राउंड है, उसका पहला क्वेश्चन पूछने के लिए मैं बजरंग जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि किसी को सिजोफ्रेनिया की बीमारी है और हेलिपेराडोल 5 mg या 10 mg लेता है, तो क्या डिमेंशिया होने के चांसेस है या मेमोरी लॉस होने के चांसेस है?
धन्यवाद बजरंग जी, आपने काफी अ, अच्छा सवाल पूछा है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो बीमारी है, ये बीमारी काफी सारे लोगों में डायबिटीज बीपी के जैसा रहता है। हो गया तो हमेशा साथ में रहता है। इसका इलाज हमेशा चालू रखना पड़ता है हमें। और इसका जो इलाज रहता है, जो आपकी दवा, जो भी आपने नाम लिया, ऐसी अलग अलग दवा इस बीमारी के लिए है। ये दवाओं से डिमेंशिया होता है ऐसा जरूरी नहीं है। डिमेंशिया का प्रोसेस जो है वो अलग प्रोसेस है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में हालांकि एक चीज पाई गई है कि वो लोगों में थोड़ा सा ब्रेन चेंजेस होते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि मानसिक बीमारी में आपके ब्रेन में, दिमाग में चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस की वजह से कभी कभी ये जो पेशेंट रहते हैं, ये थोड़ा ससेप्टिबल हो जाते हैं। ससेप्टिबल मतलब वल्नरेबल हो जाते हैं दूसरे बीमारियों के लिए। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि मानसिक बीमारी के पेशेंट काफी बार डायबिटीज या हाइपरटेंशन के शिकार भी हो सकते हैं। वैसे ही काफी बार ये जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट रहते हैं, इनमें डिमेंशिया होने का चांसेस रहता है। जरूरी नहीं है कि दवा की वजह से ये हो, तो आप दवा के बारे में निश्चिंत रहिएगा। अ, आकाश जी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के जो क्वेश्चंस है कृपया मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, मतलब मानसिक बीमारी, मानसिक हेल्थ के बारे में जो भी गलतफहमियां हैं उसके बारे में रखिए, ताकि हम टॉपिक डाइवर्ट ना करें। जैसे कि नरेश यादव जी है, सर जी हमने अल्कोहल के बारे में अलग सेशन में बात किया है, यूट्यूब पे वो अपलोड किया गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे जाके ये क्वेश्चन, मतलब अल्कोहल के लिए कौन सी दवाई यूज की जाती है, उस पे वहां पे आप देख सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि कृपया मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन इन साइकेट्री या फिर गलतफहमियां जो है मानसिक बीमारी के बारे में, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आप पूछिए। आकाश जी खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। यस यस, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस यस यस। यस यस या, थैंक यू सो मच डॉक्टर अतुल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड डॉक्टर नकुल, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही अच्छी तरह से, सिंपल तरह से आपने बताया। रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई थी, शायद मैंने डॉक्टर अतुल को भी भेजा था वो, हाउ टू चेंज योर माइंड बाय माइकल पोलन। एक किताब भी है जिसमें साइकेडेलिक ड्रग्स, सिलोसाइबिन, एमडीएमए, साइकोनॉट, अलग अलग ड्रग्स के बारे में बताया गया है। तो मेरा एक सवाल ऐसा था कि उस सीरीज में ऐसा बताया गया है कि जितने भी साइकेडेलिक ड्रग असिस्टेड थेरेपी जो होती है, जिसका यूज करके कुछ पीटीएसडी, स्किज़ोफ्रेनिया या फिर कुछ डिप्रेशन को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो ये मुझे समझना था कि मिसकंसेप्शन है कि सच में ऐसे कुछ एमडीएमए असिस्टेड थेरेपी है, साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी है, एलएसडी का यूज करके पीटीएसडी को ठीक किया जाता है, या फिर जैसे हार्वर्ड में इसकी स्टडी चल रही है, या फिर खुद अल्कोहलिक एनोनिमस के आई थिंक फाउंडर, उन्होंने भी एलएसडी का यूज करके अपने इश्यूज को सॉल्व किया है। तो ऐसे सब बातें उस बुक में बताई गई है और उस सीरीज में बताई गई है। तो मुझे आपसे पूछना था कि ऐसा सच में है कि साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी है या फिर एमडीएमए साइकोथेरेपी जो यूज करके वी कैन एबल टू यूज इन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स एंड इश्यूज? यस सर। थैंक यू आकाश जी, आपका सवाल बहुत ही रिलेवेंट है करंट सिनारियो में। हमें ये याद रखना है कि जो भी मेडिसिन एलोपैथी में आते हैं कोई भी बीमारी के लिए, वो मैंने जैसा बोला रिगरस स्क्रूटिनी से जाते हैं। उनकी काफी अलग अलग रिसर्च होती है, काफी अलग अलग ट्रायल्स होती है। वो अलग अलग ट्रायल्स का काफी सारा एनालिसिस होता है, उसको हम मेटा एनालिसिस बोलते हैं। उसके काफी सारे पीयर रिव्यूज होते हैं। ये सब रिगरस प्रोसेस के बाद वो ड्रग अप्रूव करना है नहीं करना है, ये डिसाइड किया जाता है जो एफडीए का बॉडी है उससे। और अगर ये पॉजिटिव साइड में रहा तो ही वो ड्रग अप्रूव होता है। कोई चुनिंदा एग्जाम्पल से वो ड्रग को तुरंत अप्रूवल नहीं मिलता है कोई बीमारी को ट्रीट करने के लिए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि एलएसडी के यूज से कोई आपके ए के जो फाउंडर है उन्होंने कुछ चीजें ठीक की है, या दूसरे एमडीएमए से कुछ चीजें ठीक की है। ये जो चीजें है, ये काफी बार हम बोलते हैं मराठी में, उसको बोलते हैं कि कावळा बसायला आणि फांदी मोडायला। काफी बार ऐसा भी होता है कि एक कोइंसिडेंस रहता है कि नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम में कुछ चीजें ठीक होनी रहती है, तो उसी वक्त अगर आप कुछ चीजें करोगे तो शायद
उसको आप बोलते हो कि नहीं इससे हो गया ऐसा है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये बहुत रेयर एग्जाम्पल्स है। इसको लेके हम कोई भी बीमारी का कोई ड्रग डिसाइड नहीं कर सकते। उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए वो बीमारी को ठीक करने के लिए। जैसे कि आपने बोला एलएसडी को कोई बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया गया है, तो वो कंसिस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए, थ्रू आउट द वर्ल्ड होना चाहिए, वही बीमारी के लिए वही इंडिकेशन के लिए। और उसका एक न्यूट्रल ट्रायल सभी जगह पे होता है एफडीए के थ्रू, और उसमें अगर वो खरा उतर पाता है तो ही उसको इलाज के लिए अप्रूवल मिलता है। ऐसे एग्जाम्पल्स अगर कोई दे रहा है तो उसका सारा स्क्रूटिनी करने के बाद, उसका ट्रायल होने के बाद, उसका एनालिसिस होने के बाद ही उसको हम जज कर सकते हैं। हालांकि काफी सारे जगह पे आजकल लोग बोलते हैं कि हम काफी सारे साइकेट्रिस्ट में भी ये बात होती है कि कैनाबिस का कुछ लोग यूज कर रहे हैं कुछ बीमारी के इलाज के लिए, बट ये बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। एक्चुअली जब तक हम लोग ने, जहां तक हम लोग ने भारत के लिए, हमारे देश के लिए जो देखा है, आमतौर पे कैनाबिस लेने की वजह से काफी सारे लोगों में नेगेटिव चेंजेस ही होते हैं। पॉजिटिव चेंजेस हमें काफी हद तक दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर अगर ट्रायल चल रहा है, इसके ऊपर अगर न्यूट्रली अगर इन्वेस्टिगेशंस हो रहा है और इलाज के लिए अगर कोई ट्रायल चल रहा है सब तरफ, तो उसका जब रिजल्ट आएगा, एनालिसिस होगा, तभी हम इसके ऊपर डेफिनेट बोल पाएंगे। कोई एक दो चार छह एग्जाम्पल से ये सेट नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आकाश जी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। किसके लिए दे रहे हैं, कौन पेशेंट है, कितने अमाउंट में दे रहे हैं, कितना डोज है, और कौन दे रहा है, पेशेंट खुद से ले रहा है कि डॉक्टर दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जानना इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ जैसे किटामिन है, डिप्रेशन के लिए किटामिन बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है। या फिर हम अगर ओपीएम की बात करें तो ओपीएच जो है वो दवाई एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है, लेकिन बहुत बार दिक्कत ये होती है कि पेशेंट वो कितने दिन के लिए देते हैं या फिर अंडर सुपरविजन दे रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ बराबर से यूज करेंगे तो वो एज अ मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे सर ने बोला उसके लिए रिगरस ट्रायल होना जरूरी है, मेटा एनालिसिस होना जरूरी है, वो सब जरूरी है। और डेफिनेटली अगर वो प्रॉपर सुपरविजन से डॉक्टर के सलाह से लेते हैं तो ऐसी कुछ दवाइयां हैं जिसका पेशेंट में डेफिनेटली उसका यूज हो सकता है। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। यस सर, और एक छोटा सा सवाल था, क्या आपकी जरूरत हो पूछ सकता हूँ मैं वो? एक सवाल। या आई एम सो सॉरी इफ आई एम डिस्टर्बिंग यू सर। एक चीज मुझे पूछनी थी, काफी सारे क्लाइंट्स में ऐसा होता है ना कि वो कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक करते हैं मेडिकेशन लेते समय, राइट? तो वो कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक ना करे, क्योंकि काफी सारे मेरे पेशेंट्स है जो सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया में कई बार ऐसा होता है कि ओवरडोसिंग की वजह से दे अननेसेसरी हैबिचुअल बन जाती है। तो ऐसी कौन सी सिंपल चीजें हैं जो हम उनका ओवरडोसिंग या फिर कोड ऑफ कंडक्ट को बरकरार रखे या फिर वो ब्रेक ना किए, वो हमें आप बताइए। और सेकंड चीज है कि व्हाट आर द प्रिवेंशन, कि हम अक्सर सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो व्हाट आर द प्रिवेंशन वी कैन टेक टू इंप्रूव आवर मेंटल हेल्थ सर? थैंक यू सो मच डॉक्टर अतुल सर। आई विल रिक्वेस्ट कि हम ये क्वेश्चन जब हम मतलब मानसिक आरोग्य के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे लेंगे। दिस इज नॉट रिलेटेड टू मिस एंड मिसकंसेप्शन। डेफिनेटली आपके आंसर हम डेफिनेटली लेंगे, क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली लेंगे उसके लिए हमने अलग सेशन रखा हुआ है कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रखने के लिए क्या किया जाए, और सिमिलर अबाउट मेडिकेशंस क्यों कैसे बराबर से लेनी चाहिए। आई होप आप माइंड मत कीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वेटिंग है। अगर फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस हम अगर खत्म कर पाते हैं टाइम पे, ऑलरेडी वी आर एक्सीडिंग द टाइम, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद में अगर टाइम मिलता है तो हम लेने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। हम निवृत्ति राउत का एक क्वेश्चन लेंगे। तो निवृत्ति राउत जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निवृत्ति राउत, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया क्वेश्चन पूछिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ यस यस सर, मैं समुपदेश का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता हूँ। तो मेरे पास एक समस्या ऐसी है कि हेलो, आवाज आ रही सर? यस यस। हाँ, तो एक कपल मेरे पास आया था सर। तो कपल बोले तो वाइफ का ऐसा कहना है कि मेरे पति ने, जो उसके दोस्त है वो शराब पीते तो उसके साथ जाना ही नहीं। तो
पति बोल रहा है कि मैं शादी के पहले लेता था, अभी शादी हो गई, फिर झगड़े होते तो मैं कभी शराब लेता नहीं। लेकिन वो बोलती जाना ही नहीं। तो वो मैडम को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। तो ये मैडम की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी क्या, ऐसा बोल रहा मैं। सर अगेन अल्कोहल रिलेटेड सेशन हो चुका है, आप यूट्यूब पे जाइए देखिए। आज हम सिर्फ मिस और मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे। सो सॉरी, हम आपका क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं। अगर मिसकंसेप्शन के बारे में होगा तो हम ले सकते हैं। यहाँ पे पिंकी शाह ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एडीएचडी के मेडिसिन भी लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं। यंगर पीपल जो होते हैं या फिर बच्चों को अगर एडीएचडी की मेडिसिन दी जाए तो वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। ये उनका डाउट है या फिर उनके मन में मिसकंसेप्शन। पिंकी जी, ये सवाल काफी सारे माता पिता हमें पूछते हैं जिनके बच्चे ये बीमारी से गुजरते रहते हैं। एडीएचडी एक ऐसा बीमारी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम होता है। जैसा आपका एज बढ़ते जाता है वैसा काफी बार ये बीमारी कम होते जाता है, और उसी हिसाब से दवा का भी जरूरत धीरे धीरे कम होते जाता है। एडीएचडी का एक बेसिक चीज ये है कि एडीएचडी जिनको तकलीफ रहता है वो बच्चों में आपका दिमाग का कुछ पार्ट जो रहता है वो अच्छे से डेवलप नहीं रहता है शुरू के एज में, और उसका डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले होके, मैं पूरा दिमाग नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग का कुछ पार्ट बोल रहा हूँ जो कुछ चीजें कंट्रोल करता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, लेट डेवलप होता है। और वो पूरा डेवलप ना होने की वजह से बच्चों में ये सब लक्षणें दिखते हैं जो आप आमतौर पे एडीएचडी में देखते हैं। तो ये दिमाग का पार्ट धीरे धीरे एज के हिसाब से डेवलप होता है और पूरा डेवलप होता है काफी हद तक। तो इसलिए एडीएचडी के मेडिकेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम होके बंद होते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, जब उनको एडल्टहुड में भी ये मेडिकेशंस कंटिन्यू करने पड़ते हैं। काफी बार ये मेडिकेशंस एडल्टहुड होने तक धीरे धीरे कम होके बंद हो जाते हैं। तो ये आपके लिए मेरा आंसर है। तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। अगर आपके जो भी रिश्तेदार पेशेंट है उनके इसमें अगर डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, अच्छा, इसका इलाज क्यों करते हैं ये आप याद रखिएगा। अगर आप सोचोगे कि ये तो अगर आगे जाके डेवलप होने वाला है तो इसका इलाज क्यों करना है, तो इलाज इसलिए करना है कि काफी बार वो जो एडीएचडी के लक्षण रहते हैं वो बच्चों में रहते हैं, और बच्चे तब स्कूल करते रहते हैं, और स्कूलिंग में अगर ये लक्षण चालू रहते हैं तो उनका स्कूलिंग पे, उनकी पढ़ाई पे, उनका डेवलपमेंट पे काफी हद तक असर होता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल तीनों लेवल पे। तो इसलिए वो ज्यादा ना हो, वो ये चीजों की वजह से बाकी बच्चों से पीछे ना रहे, इसलिए इसको ये एज में ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे जो कि चैट बॉक्स में पड़ा है या फिर वो है पार्किंग लॉट में है। उससे पहले कि ये हम एंड करें या फिर और थोड़ा सा टाइम है, ये आज का जो क्विज है, कंपटीशन है, उसका मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछना चाहूंगा। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग मेडिकेशन है। साइकेट्री की दवाई के बारे में क्या क्या गलतफहमियां है, ये आपको कोई भी 5 गलतफहमियां आपको बतानी है। इसी के साथ में एक हम आखिरी क्वेश्चन सर जी लेंगे। और वो जो क्वेश्चन है वो आई थिंक गोपाल घोड़के जी ने पूछा है। गोपाल घोड़के जी पूछते हैं कि उनको लगता है कि ये जो मेडिकल बीमारियों का खर्चा है वो मेडिक्लेम में नहीं आता है या फिर वो इंश्योरेंस में नहीं आता है। ये भी मुझे लगता है अभी गलतफहमी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस पिछले 3 साल से 2017 से हुए हैं। तो उसके बारे में आप, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा, गोपाल जी से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, शायद से हम इसको मिस कर जाते। तो ये जो गलतफहमी है कि मेडिकल इंश्योरेंस में मानसिक बीमारी कवर नहीं की जाती, इस गलतफहमी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पिछले कुछ सालों पहले IRDA जो हम बोलते हैं, इंश्योरेंस अथॉरिटी जो है हमारा, तो उन्होंने मेंटल हेल्थ की जो बीमारियां है उनको इंश्योरेंस कवर देने की बात, या उसके बारे में एक GR बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक नोटिस इशू किया था कि इंश्योरेंस कंपनियों ने मेंटल हेल्थ इश्यूज को कवर करना जरूरी है। कुछ कंपनियों ने इसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया है,
हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन डेफिनेटली काफी सारी कंपनियों ने इसके बारे में काम करना चालू कर दिया है। फॉर एग्जांपल जहां तक मेरे को पता है, बजाज अलायंस या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज मानसिक बीमारियों को इंश्योरेंस देती है, उनको कवर करती है। बाकी भी कंपनीज धीरे धीरे इसमें आ रही है और वो भी इसको धीरे धीरे कवर करेंगी। हालांकि कितनी बीमारी कवर करती है, सबके सब कवर करती है या कम कवर करती है, इसके बारे में डिटेल्स हमें इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी से ही पता चलेगा। अगर डॉक्टर अतुल इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी हो तो अवश्य शेयर करें। डेफिनेटली अभी वो हो रहा है और टिपिक कुछ बीमारियों के लिए है अभी भी फिलहाल, लेकिन दिक्कतें आ रही है लोगों को कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो उसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आप ये जो रेफरेंस है 2070 का मेंटल हेल्थ एक्ट है उसको दे सकते हैं, या फिर आपके साइकेट्रिस्ट को से आप मिलिए। पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर आप बराबर से रखिए। उसके हिसाब से अगर मतलब बीमारियां होती है तो बस मुझे लगता है उसमें कुछ तो लिमिट है, कैपिंग है 30,000 या फिर 35,000 अभी करंटली कैपिंग है। उसको भी कहा जा रहा है या फिर कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि ऐसे कुछ कैपिंग नहीं हो सकती। अगर पेशेंट को बीमारी है, उसको इलाज किया गया इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। आई होप आज का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए अच्छा हुआ होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी। जिन्होंने सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया है तुरंत से रिप्लाई कीजिए। मोस्टली ऑलमोस्ट 10 लोगों ने रिप्लाई किया है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट का रिप्लाई किया है, दूसरे का नहीं आया, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जब तक कि लोगों के वो आंसर के रिप्लाई आए हम खत्म करें। सर जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये सब छोड़ के अगर आपके माइंड में कुछ लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमने बताई नहीं है, कवर की नहीं है, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते। मैं इस माध्यम से एक दो चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा कि डॉक्टर अतुल ये जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ हमारा जिम्मेदारी नहीं है। एज अ साइकेट्रिस्ट हम लोग तो ये पहुंचाना ही चाहते हैं लोगों की तरफ, लेकिन हमें हमेशा पता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं तो हमारे साथ आप लोग जुड़ जाओ। ये जो भी आप सेशंस अटेंड कर रहे हो, ये सेशंस का जो भी डिटेल्स है, ये आप आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जो पहचान के लोग हैं इनकी तरफ पहुंचाओ। यूट्यूब पे जो अवेलेबल है उनको वो दिखाओ, ताकि मानसिक बीमारी के बारे में, मानसिक आरोग्य के बारे में उनको पता चले। ये एक साइंटिफिक चीज है, ये चीज के बारे में बात करना, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये डे टू डे लिविंग में हमें काम में आएगा और हमारा इससे हेल्थ जो है वो फिजिकल रहे, मेंटल रहे और बेहतर बनते जाएगा। और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो फैमिली का, सोसाइटी का, एज ए नेशन सबका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो मैं ये आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो भी सेशंस, मेरा ही नहीं, ये जितने भी सेशंस होंगे या हुए हैं, इनको जरूर आप आपके आजू बाजू के लोगों को शेयर करिएगा, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस हो और स्टिग्मा कम हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, इसलिए स्टिग्मा ज्यादा है। लोगों को इसके बारे में स्टिग्मा इसीलिए लगता है क्योंकि उनको इसके पीछे वाला साइंस नहीं पता है। उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो है, ये जो कोई करता है वो सच में समाज में रहने लायक नहीं है, या उसके साथ हमने नहीं जाना चाहिए, हमने उसको देखना नहीं चाहिए। तो ये हमेशा याद रखो कि ये साइंटिफिक चीज है, इसको समझेंगे तो इसका स्टिग्मा कम होगा, इससे बाहर निकलने में हेल्प होगी। तो प्लीज प्लीज इसके लिए आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए और ये मिशन में हम आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे, ये करेंगे, हम अपेक्षा रख सकते हैं तभी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि हम आप जैसे लोग हमारे साथ में है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ 42 सेशन। मैं जैसे बोलता हूँ कि अकेले के लिए पॉसिबल नहीं था। आप जैसे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, लोगों के लिए आ रहे हैं, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल रहे हैं, तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया चैट बॉक्स में सर के लिए थैंक यू भेजिए, थैंक यू का मैसेज भेजिए, ताकि सर तक हम हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो सर तक पहुंचा पाए। और ऐसे ज्यादातर लोगों को मैं लेता रहूंगा, लेकिन यस, सभी को रिक्वेस्ट है कि 50 नंबर ये मुझे अभी भी मतलब सफिशिएंट नहीं लगता है। 100 लोग तो कम से कम आने चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमने जो कम्युनिटी तैयार किया है व्हाट्सएप पे माइंड केयर मैराथन का, उससे जुड़िए, उससे रिलेटेड जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाइए। आपको जो लिंक्स आती है वो लोगों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पे फोटो आप सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, जोक शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम कुछ तो एक जैसे सर ने बोला कि एक समाज निर्माण का, एक राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, लोगों की अच्छाई के लिए कोई कर रहे हैं। अगर हम वो स्टिग्मा है वो रिड्यूस कर सकते हैं, गलतफहमियां हम कम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसको एक पेशेंट्स के लिए, लोगों के लिए और हम खुद के लिए, आगे चल के हमारे खुद के लिए भी वो बेनिफिट का हो सकता है। स्टिग्मा अगर अच्छा कम होगा तो डेफिनेटली हमें भी उसका फायदा होगा। तो सभी से मेरी पहल है कि आप कृपया जुड़िए, मैसेज शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, सभी सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। इससे पहले कि मैं आज के जो विनर्स है उनको बुलाऊं यहाँ पे, सभी को जिन्होंने थैंक यू सर से बोला है उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। संदीप जी है, निवृत्ति जी है, नामदेव जी है, पिंकी शाह जी है, बजरंग जी है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहे हैं। सर को अपनी शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ आज के जो पहले विनर है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाइए। पिंकी शाह जी, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ और मैं पिन कर रहा हूँ वो। आप आपका नाम बताइए, आप कहाँ से है बताइए, आप क्या करते हैं बताइए, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सेशन आपको कैसे लगा, और आज का जो सेशन है उसमें से कोई भी एक सीख जो आपको मिली उसके बारे में आप बताइए। मी पिंकी शाह, आय एम फ्रॉम पुणे, वर्किंग एज अ काउन्सिलर. म्हणजे माझ्या रिलेटिव्ह मध्ये पण मेंटल पेशंट्स आहेत आणि माझ्या मुलाला पण थोडासा ADHDचा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे आजचं सेशन खूप 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 उपयोगी होतं आणि सरांनी खूप सोप्या पद्धतीने सगळं समजून सांगितलं आणि शॉक बद्दल मला काही माहिती नव्हती एवढी डिटेलमध्ये, आणि ADHD मध्ये पण काय बेसिक प्रॉब्लेम्स असतात ते माहिती नव्हतं. ते अगदी बेसिक कॉन्सेप्ट मला खूप क्लिअर झाले. त्यामुळे पुढे मला खूप काउन्सिलिंग मध्ये सुद्धा खूप हेल्पफुल होईल या सगळ्या गोष्टी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और ADHD पे हम मे बी नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ को हम चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट लेके आ रहे हैं जो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आशा है कि आप ज्वाइन करते रहेंगे, आप बहुत बार ज्वाइन करते हैं मुझे भी पता है। अभी मेरी आगे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया ये मैसेजेस जो है लोगों से शेयर कर दीजिए, ताकि जैसे आपको इसका फायदा हो रहा है वैसे बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो। यहाँ पे मैं किरण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, किरण माटे, आप कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको, ओके किरण जी, मैं तो आपको जानता हूँ, आप मुझे लगता है चौथी बार विनर है इस कंपटीशन में। तो जो लोग नए हैं और स्पेशली सर के लिए आप कृपया आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं ये बताइए, और दूसरा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आज के प्रोग्राम से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली। नमस्कार सर, मेरा नाम किरण आदमाने है। मैं साइकोलॉजिस्ट तौर पर काम करता हूँ डॉक्टर ओमकार जोशी सर के साथ। नकुल सर को भी पता है और मैं नकुल सर को भी अच्छी तरह से पहचानता हूँ। बहुत सारे पेशेंट हमारे कॉमन होते हैं तो मैं उनको ही अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। वैसे तो आपके जो भी माइंड केयर मैराथन चल रहे हैं बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ओमकार सर से भी बात किया था कि हाँ, हम हमारे पेशेंट को अगर बताएंगे कि ये ज्वाइन करो तो अच्छा रहेगा। तो मैं बहुत सारे पेशेंट को बताता हूँ, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट के पास गूगल मीट या जूम मीटिंग नहीं रहता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं रहता है, इसकी वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन हर किसी ने ज्वाइन करना चाहिए, ना कि काउंसलर या डॉक्टर, लेकिन आमतौर पर जो भी लोग है सबने ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे ये प्रोग्राम होते हैं। आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मैं मेरे काउंसलिंग में बहुत बार आपके जो लेक्चर्स होते हैं उसका संदर्भ ले लेता हूँ कि देखो ये साइकियाट्रिस्ट क्या बोल रहे हैं। जैसे लोगों को ऑडियो विजुअल अगर पता चलता है कि हाँ बड़े लोग बोल रहे हैं तो हाँ ये सही है। हाँ, जैसे आज का रहेगा तो मैं बोलूंगा हाँ चलो ये देखो एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे लेक्चर हुआ था, वो क्या बोल रहे दिमाग के बारे में या दवाई के बारे में, तो उनको अच्छा लगता है। अगर काउंसलिंग में ऐसे कोई रेफरेंस देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे लेक्चर बहुत काम आते हैं। आज के प्रोग्राम से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली?
यही मैं सीख लूंगा कि ये अवेयरनेस और बढ़ाना चाहिए। अगर हम काउंसलर लोग हैं तभी भी इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। सच कहेंगे तो अभी देखो कि जब हमारे रिश्ते में कोई आता है तो हम भी हिचकते हैं कि यार दवाई देना है या नहीं देना है या काउंसलिंग ही करना है। तो मतलब और अवेयरनेस बढ़ना जरूरी है और नकुल सर ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आज के हमारे तीसरे जो विनर है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शीतल नागरे जी, शीतल चोले नागरे। अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। शीतल शीतल चोले नागरे। शीतल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। ओके ओके, आप कृपया खुद को अनम्यूट कीजिए, आपका नाम बताइए। आप रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो चालू कीजिए। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं बताइए, और आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा और आज के प्रोग्राम से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली, जो आपके मन में मिसकंसेप्शन था और वो आज क्लियर हो गया, ऐसी कोई भी एक बात। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गो ऑन। सर, माझं नाव शीतल सत्यजित नागरे, मी मेंटल हॉस्पिटल ठाणे येथे डायटिशियन आहे सर। आणि मला म्हणजे नेहमीच आवडतं की पेशंट रिलेटेड आपण जे काउन्सिलिंग करतो किंवा पेशंटचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते मला पण कळावेत, हा माझा नेहमीचा आवडीचा विषय आहे सर। तर मी आवर्जून तुम्ही जेव्हा पण कळवता की वेबिनार आहे तर मला इच्छा होते की मी ते ऐकायला हवे आणि आवर्जून ते ऐकते सर। कारण की बऱ्याचदा मानसिक जे पेशंट असतात ते ऍज अ डायटिशियन कधी कधी मलाही कॉन्टॅक्ट करतात की मॅडम आमच्या घरात असा पेशंट आहे, तुम्ही मेंटल हॉस्पिटलमध्ये आहात आणि ड्रग्ज हे जे घ्यावे लागतात ते आयुष्यभर आम्हाला घ्यावे लागतील का, ट्रीटमेंटसाठी त्याला ऍडमिटच करावं लागेल का, की ओपीडी बेसिसवर पण आपण त्यांना ऍडमिट करू शकतो, असे अनेक प्रश्न पेशंटच्या नातेवाईकांच्या मनात असतात आणि म्हणून ते पटकन अप्रोच करत नाही। पण आजचं जे सेशन होतं सर, जे ऐकल्याने खरंच मी असे जर कोणी माझ्या नातेवाईक संपर्कात आले तर त्यांना निश्चित मदत करू शकते आपल्या माध्यमातून। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। आई थिंक सभी विनर्स जो है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आपका कृपया नाम, टी शर्ट साइज और एड्रेस आप कृपया 8308784422 पे भेज दीजिए, आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा। जो बाकी विनर्स है उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आपने आंसर्स दे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हो, पास न हुआ हो, बराबर से कुछ लोगों ने है कि सिर्फ एक शब्द लिखा है या 2 शब्द लिखे, तो थोड़ा सा अच्छे से लिखना भी जरूरी है। अगर आपको फास्ट भेजना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब आधा अधूरा भेज दे। तो मैं उन सभी को बोलूंगा कि डिस्करेज ना होइए, कृपया आते रहिए, आपको जीतने का मौका मिल जाएगा, आप जीत सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी से मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक ये पहुंचाइए। इसी के साथ में जाते जाते मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा जिनके क्वेश्चंस को हम आंसर नहीं कर पाए क्योंकि वो थोड़ा सा इररिलेवेंट थे या फिर और टॉपिक से रिलेटेड थे। आप समझ सकते हैं कि या समझने की कोशिश कीजिए कि ऑलरेडी हम 2 घंटा बात कर चुके हैं और अगर हम इस सभी साइकेट्री के बारे में बात करेंगे तो ये कभी नहीं रुकेगा, ये मैराथन मतलब फिर 42 घंटे भी चल सकता है। तो आप डेफिनेटली पुराने जो टॉपिक्स है उसमें आप जा सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, कुछ वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। और जो जैसे एडीएचडी था उसके बारे में हम डिटेल में आज नहीं बात कर सकते थे, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेशन होगा, तो जुड़ते रहिए, अटेंड करते रहिए। अगर किस वजह से आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप बाद में यूट्यूब पे देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को भेजिए, लोगों को ज्वाइन कीजिए, ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि ये सेशन सक्सेसफुल हुआ। तो इसी के साथ में सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैं धन्यवाद नकुल सर जी से कहना चाहूंगा। सर जी, आप अपने बिजी शेड्यूल में से आए, आपने अपना कीमती 2 घंटा यहाँ पे दिया, तो मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आगे भी हम जो मैराथन लेंगे उसमें भी सेकेंड वर्जन जब आएगा तो उसमें भी आप
हमें एक आशा है कि आप हमें सहयोग करेंगे। उसके साथ में आज के जो भी हमारे टेक्निकल जो है हमारे हॉस्पिटल के, समंता हो, योगेश जी हो, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब भी मैं ये बात कर रहा हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये हैंडल किया और एक अच्छा एक्सपीरियंस लाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो आप ऑडियंस है, उनकी वजह से ये प्रोग्राम होना बराबर से नहीं हो सकता था। हम 2 लोग बात करेंगे, 10 लोग रहेंगे तो शायद से हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता। एक अच्छे नंबर में आपने ज्वाइन किया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो ऑडियंस स्पेसिफिकली जो जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चंस के आंसर दिए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। विनर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद उन लोगों के लिए भी देना चाहूंगा जो माइंड केयर मैराथन का कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं। माइंड केयर मैराथन से लोगों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, लोगों तक इसको पहुंचा रहे हैं और आप बहुत बड़ी मतलब बात कर रहे हैं। जो सेंड करना, गुड मॉर्निंग सेंड करना ये आम है, लेकिन आप ऐसी बात करें जिसके बारे में लोग सुनना नहीं चाहते हैं, जिसके बारे में लोग बोलना नहीं चाहते हैं। मुझे एक पेशेंट ने बताया, एक इंडिविजुअल ने बताया कि उन्होंने जब ये मैसेज एक ग्रुप में डाल दिया या फिर 4-5 बार डाल दिया तो उन्होंने एक ने रिप्लाई किया कि आपको कुछ मानसिक बीमारी है क्या, आप कोई मानसिक बीमारी का दवाई ले रहे हैं क्या। तो ये जो लोगों की थिंकिंग है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। ऐसे कुछ नहीं है, हालांकि वो बहुत हेल्दी आदमी है, लेकिन फिर भी लोग मतलब इस लेवल तक लोग सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फिर भी इन दिक्कतों के बाद में भी आप लोगों तक पहुंचा रहे, तो उन सभी लोगों को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा जो माइंड केयर मैराथन को लोगों तक लेके जा रहे हैं। इसी के साथ में सभी को और एक बार धन्यवाद देते हुए, सर को एक बार धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे अगले मंगलवार को एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड नाइट एंड अलविदा सभी लोगों को।